ओके, अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक हिस्सा जो हमारा बिजनेस राइटिंग और कॉम्प्रिहेंसिव वो है, कॉम्पोजिशन है। तो कम्युनिकेशन के अंदर आपकी चार स्किल्स यूज होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये इस वक्त जो आपके सामने है, अगर आप देख रहे हो, लिसनिंग और रीडिंग वो वाले स्किल्स होते हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी के लिखे हुए या किसी के बोले हुए कंटेंट को समझना होता है हमने। अगर हम लिसनिंग कर रहे होते हैं तो ज्यादातर कोई हमारे सामने बोल रहा होता है और हम उसकी बातों को या गाने को या मूवी को या किसी चीज को सुन रहे होते हैं। अगर हम रीडिंग की बात करें तो ज्यादातर रीडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी का लिखे हुए नॉवल, किसी की लिखी हुई टेक्स्ट बुक, किसी का लिखा हुआ कोई शेर, ये हम पढ़ रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम खुद भी लिख रहे हैं और खुद भी पढ़ रहे हैं। यूजुअली रीडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके सामने कोई बोल रहा है या आपने किसी के काम को सुनना है या किसी के काम को पढ़ना है, तो वो आपका रिसीविंग एंड होता है। आप सुन रहे होते हो और आप आंखों से पढ़ रहे होते हो, आप रिसीव कर रहे होते हो इन्फॉर्मेशन। इस वजह से इनको रिसेप्टिव स्किल्स भी बोलते हैं। जो बाकी नीचे दो दिए हुए हैं, स्पीकिंग और राइटिंग, ये हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं। हम खुद से कुछ सोचकर बोल रहे होते हैं और हम खुद से सोचकर कोई चीज लिख रहे होते हैं। तो इनको प्रोडक्टिव स्किल्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इस कोई ना कोई कंटेंट को खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यानी कि ये हमारी आउटपुट होती है, हमारे या तो मुंह से निकलते हैं अल्फाज, आपके जरिए अल्फाज निकल रहे होते हैं, फिर राइटिंग होती है, वो आउटपुट होगा। और जो हम सुन रहे हैं और जो हम रीड कर रहे हैं वो हमारी इनपुट होती है। तो ये चारों स्किल्स मिलते हैं तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स का टूल आपका बनता है। तो आप जब हम कोई किसी को कहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को हमने बेहतर करना है या कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ स्पीकिंग नहीं हुई कि मैंने अपनी सिर्फ बोलचाल को सही करना है। आपके प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि हाँ, अगर देखो, अगर आप कोई क्रिएटिव जॉब कर रहे हो या आपका काम ही फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर या मैगजीन में काम कर रहे हो, आपने लिखना ही है, तो जाहिर बात है कि आपको चारों स्किल्स पे थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा राइटिंग के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रोफेशन ऐसा है, आपका करियर या आपकी जॉब ऐसी है, आपका काम ऐसा है। ये नहीं कह सकते कि जी हम बाकी स्किल्स को नजरअंदाज कर देंगे, सिर्फ हम राइटिंग के ऊपर ही फोकस करेंगे या राइटिंग पर ही काम करेंगे। हमारा फोकस राइटिंग पे रहेगा क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है, लेकिन बाकी स्किल्स के ऊपर भी हम काम करेंगे। कभी भी करनी भी पड़ जाती है, कभी कोई चीज किसी का सुनना भी पड़ जाता है मीटिंग्स वगैरह के अंदर, तो हमारी लिसनिंग स्किल्स अगर अच्छी नहीं है, हमें लगता है कि हम सुनी अनसुनी कर देते हैं, मीन्स कि हमें लिसनिंग स्किल्स भी बेहतर करनी है, लेकिन फोकस हमारा राइटिंग पे होगा कि हमारा प्रोफेशन। कोई अगर वर्कशॉप्स कराते हैं, ट्रेनिंग्स कराते हैं, उनकी स्पीकिंग जो है वो उनका प्रोफेशन है कि उनको बोलना बेहतर आना चाहिए, तो जाहिर बात है वो अपने बोलने के ऊपर काम करेंगे। तो वो आपके प्रोफेशन पे डिपेंड कर सकता है, पर्सनल लाइफ पे डिपेंड कर सकता है कि कहाँ आपको ज्यादा कौन से स्किल की जरूरत है, उस पे हम काम करें या उसको बेहतर करें, उसको पॉलिश करें, लेकिन बाकी तीन को या दो को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये चारों मिलके आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। और जब भी हम बात करते हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो हमने चारों के ऊपर काम करना है। और अगर किसी एक को करें तो वो कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगी कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो राइटिंग अच्छी नहीं है, मुझे उसके ऊपर काम करना है, फिर हम वो स्किल्स का वर्ड नहीं लगाएंगे। तो यहाँ बैरियर की भी दो स्लाइड्स के अंदर की हुई है, बहुत मुख्तसरन, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का जो है ना वो एक सेमेस्टर या आप समझो एक क्लास होती है, पूरी सेशन होता है। लेकिन मैंने ब्रीफली ये सारी चीजें डाली है ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें कम्युनिकेशन का भी पता चले। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें। मुझे सड़क पे भी नहीं बैरियर लगे हुए होते कि आपको डिटोर करके कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन के अंदर भी या ऑब्स्टिकल्स या हिंड्रेंसेस, रुकावटें होती हैं कि हमें शायद सामने वाले का मैसेज समझ नहीं आ रहा या सामने वाले को हमारा मैसेज समझ नहीं आ रहा। अब वो चाहे लिखने वाला हो, बोलने वाला हो, रीडिंग वाला हो, लिसनिंग का हो, कोई भी किसी भी इवन इशारों से अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करके भी सामने वाले तक कोई अपना मैसेज पहुंचा रहे हो या सामने वाला आपको कोई मैसेज कर रहा है, अगर वो कल्चर के अंदर नहीं है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साइंस आपको पता, तो जाहिर बात है आप उनके इशारे को नहीं समझोगे। इसी तरह अगर कोई बोलने में या लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बैरियर है, तो इसका मतलब है कि वो समझ नहीं आएगी, शायद उनकी बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो माइंड में रखिएगा कि जब बैरियर्स क्रिएट होते हैं तो सिर्फ सामने वाले का कसूर नहीं होता,
यदि उनको ही मेरी जुबान समझ नहीं आई, उनको ही मेरा वे ऑफ टॉकिंग समझ नहीं आया, या उनको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो कम पढ़ा लिखा था, वो ध्यान नहीं दे रहा था, हमारी तरफ से भी गलतियां हो सकती हैं। बैरियर्स जो होते हैं वो दोनों पार्टीज की तरफ से क्रिएट हो सकते हैं। वो कौन से, और बैरियर्स जब क्रिएट होते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो टूटता है, वो इंटरप्ट होता है, एक फ्लो के अंदर आपकी कम्युनिकेशन नहीं जारी होती है। बहुत दफा ऐसा हुआ होगा आप लोगों को कि कभी कोई रीडिंग कर रहे हो तो अटक गए हो, रुक गए हो, समझ नहीं आई है, एक से दूसरी दफा उस सेंटेंस को पढ़ना पड़ा है समझने के लिए, तो कि वो जो तसलसल था, वो आपकी कंटिन्यूटी थी, वो टूटी है, फ्लो टूटा है, आपको उस राइटर का लिखा हुआ समझ नहीं आया, आपको दोबारा से या 3 दफा रीड करना पड़ा। तो आपकी जो है वो, इसका मतलब है कि आपका थोड़ा सा वहां बैरियर क्रिएट हुआ, आपके और उसके दरमियान कोई लैंग्वेज का इशू आया है कि आपको उनके वर्ड्स या सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो समझ नहीं आई है, तो आपको एक से दूसरी दफा, तो उसमें कुछ राइटर की भी गलती हो सकती है और कुछ हमारी भी बैरियर क्रिएट हो सकता है कि हमें ही नॉलेज ना हो उस चीज की। उन्होंने तो सिंपल अल्फाज यूज किए थे, कभी कभी ये होता है कि हमारे लेवल के ऊपर उन्होंने कोई जुमले लिख दिए कि जो राइटर को ध्यान में रखना चाहिए था कि अगर वो फलाने क्लास के लिए कोई बुक लिख रहे हैं या फलाने ऑडियंस के लिए वो बुक लिख रहे हैं तो उस लेवल के ऊपर उनको नहीं लिख, उस लेवल के ऊपर लिखते हैं जिस लेवल की ऑडियंस है। तो दोनों तरफ से वो बैरियर्स आपके क्रिएट हो सकते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इनइफेक्टिव होती है अगर बैरियर्स क्रिएट हो। आइडेंटिफाई ज्यादा जरूरी है, क्रिएट हो रहे हैं, रुकावटें आ रही है, मुझे इशू आ रहा है कोई चीज समझने में, तो ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मुझे ही समझ नहीं आता या उनका समझ नहीं आता, और आप उसके ऊपर काम ना करो। वंस यू आइडेंटिफाई समथिंग कि ये गड़बड़ है, कम्युनिकेशन में हमें प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी हो रही है, उनकी समझ नहीं आ रही है या उनको मेरी समझ नहीं आ रही है, तो उसके ऊपर काम करना है ना, बेहतर करना है उस कम्युनिकेशन को, ताकि वो इफेक्ट, या ऐसी बेचारी टूटी फूटी कम्युनिकेशन पहले चल रही थी तो अभी भी चलती रहेगी। तो वंस यू आइडेंटिफाई तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। कुछ कॉमन जो बैरियर्स हैं वो मैंने यहाँ, बहुत सारे होते हैं लेकिन थोड़े से मैंने मेंशन किए हैं। कल्चरल और लैंग्वेज बैरियर भी एक होता है कि अगर आपका कल्चर, आपकी लैंग्वेज सामने वाले से मैच नहीं करती है, उनकी तरह की नहीं है, उनकी हमारी तरह की नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो सकता है कि द लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त हम, बहुत कम लोग शायद होंगे इस रूम में जिनको सिंधी आती हो, हम बाहर की लैंग्वेज को भी क्यों ले पाकिस्तान, कि अगर कोई सिंधी में बोलना शुरू कर दे तो हमारे तो ऊपर से गुजर जाएगी, हमें शायद समझ में ना आए, या कुछ अल्फाज हम समझ में आ जाए अगर वो उर्दू पंजाबी से कोई मैच मिलते जुलते होंगे, तो फिर ऐसे में क्या होगा, अगला बंदा तो मैसेज दे रहा है, हमें हमें ही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो हमारा लैंग्वेज बैरियर है, कल्चरल बैरियर भी है, वो सिंध का कल्चर, वो हमारा कल्चर। तो सिर्फ स्पीकिंग में नहीं आता है, बात माइंड में रखिएगा, कम्युनिकेशन का मतलब ये है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से अपना मैसेज कन्वे कर रहा है बंदा, तो आप क्या लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो सकता है। ओवर कॉम्प्लिकेटेड एंड अनफेमिलियर टर्म्स, अब अगर आप लोग, कोई मैं ही कहूँ, आप लोग ने ऑडिट और पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है, अगर वो बातें मेरे से करना शुरू कर दोगे तो मेरे से तो ऊपर से गुजर जाएंगी, क्योंकि वो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड और मेरे लिए अनफेमिलियर टर्म्स हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती अकाउंटिंग में, टैक्स में और इधर उधर में क्या चीज होती है। तो आप लोगों के मुंह से मुझे अल्फाज निकल रहे होंगे, मेरे कानों में जा रहे होंगे, पर आई विल नॉट अंडरस्टैंड, उसमें से कुछ की पॉइंट्स मैं शायद पकड़ लूंगी, लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट मुझे सही से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरे लिए अनफेमिलियर टर्म्स हैं। तो जब हम किसी के सामने इस तरह के वर्ड्स वगैरह या टर्मिनोलॉजी या एक्सप्रेशंस यूज करते हैं कि हमें ये पता ही सामने वाले को समझ में ना आए और हम धर 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 बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, तो फिर ये बैरियर क्रिएट होगा, सामने वाले को शायद आपकी बात समझ में ना आए। तो इसलिए बार बार मैं बार बार सामने वाले की बात इसलिए करी कि ऑडियंस को आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग फॉर योर सेल्फ, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम खुद से बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों से बात कर रहे होते हैं। तो जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के लिए मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को अहमियत देनी है, और उन लोगों के लिए जब बना रहे हैं तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वेदर दे विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से और राइट और नॉट, चाहे इशारा भी अगर आप कर रहे हो तो। कभी कभी परसेप्शन, व्यू पॉइंट, जिसको राय कहते हैं, वो डिफरेंट हो सकती है, किसी टॉपिक के बारे में आपकी राय कुछ और हो, तो
तो वो आपका बैरियर क्रिएट हो जाएगा। वो आपका जो माइंड है ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता अगले बंदे की बात को। नेचुरल एक चीज होती है, क्योंकि आपने अपने एक टॉपिक के बारे में या किसी पॉइंट के बारे में एक सर्टेन आइडिया क्रिएट करके रखा हुआ है, आपका बिलीफ ये है। तो वो जब अगला बंदा कुछ बोल रहा होता है तो वो वही अटक जाता है, अंदर तक जाता ही नहीं है, तो वो भी बैरियर क्रिएट होता है कि भाई मेरा व्यू पॉइंट से वो मैच ही नहीं करा। तो साइकोलॉजिकली वो आपस, उनका आइडिया हमारा आइडिया मैच नहीं करता, तो कम्युनिकेशन इनफेक्टिव होती है, हमारी बात वहीं जाके कहीं ना कहीं अंदर रुक जाती है, पूरी तरीके से हम एब्जॉर्ब नहीं करते उस बात को। एटीट्यूड बैरियर्स भी होते हैं। कुछ लोगों को एटीट्यूड का प्रॉब्लम होता है कि वो थोड़े से थोड़े से काइंड ऑफ इगोइस्टिक होते हैं कि अच्छा तुम तो बोल रहे हो तो ऐसे ही बोल रहे होगे, इन्होंने तो क्या ही बोलना है, तो इन्होंने जो लिखा होगा जी भी लिखा होगा। एक आप एक परसीव अगले बंदे को, या एटीट्यूड आपका एक होता है कि इन्होंने तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है। तो ऐसे में ना आप ध्यान से सुनते हो, ना उनकी बात को समझने की कोशिश करते हो, और फिर इनफेक्टिव आपकी कम्युनिकेशन होती है। ये मैंने कुछ इमेजेस भी इसके अंदर डाले हुए, वो फिर आप लोग बाद में देख लेना। लेकिन अगर कोई बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं तो उसके साथ हम लाइफ लॉन्ग रह नहीं सकते, करने की जरूरत होगी। नो 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 नो। अच्छा, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में किस किस को पहले से आइडिया है? ओके गुड है, काफी बच्चों को है। अच्छा, जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कोई भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हो जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल हो, चाहे वो हम लिख रहे हैं चाहे वो हम बोल रहे हैं, आपने वो वर्बल कम्युनिकेशन आपकी कराएगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, ना लिखने में ना बोलने में। उसके अलावा जो मर्जी आप कर लो कम्युनिकेशन करते हुए। फॉर एग्जांपल इस वक्त में अगर कोई वो पेपर पड़ा हो, उठा के मैं अगर मैं किसी को फेंक भी रही हूँ, ठीक है, तो वो भी मेरा एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा। अगले बंदा ध्यान नहीं दे रहा उनको उठाने के लिए, ठा मैंने कोई चीज सीखी, उसमें कोई वर्ड्स नहीं लिखे हुए थे कि बच्चा खोले पड़े कि बेटा अटेंटिव हो जाओ। तो कोई भी कम्युनिकेशन दैट यू डू विदाउट यूजिंग वर्ड्स, वो आपकी नॉन वर्बल होगी, और जो कम्युनिकेशन आपके साथ वो आपके वर्बल होगी। तो हमने इक्वली दोनों को लेकर चलना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम लफ्जों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो चलो खैर है, नॉन वर्बल को हम इतना ध्यान ना दें। ये इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वर्बल जब कम्युनिकेशन यानी कि हम जब बोल रहे होते हैं या हम जब लिख रहे होते हैं, स्पेशली जब हम बोल रहे होते हैं, तो उसमें हमारी नॉन वर्बल क्यूज साथ में चल। लिखने का क्यों आप लोगों का उन्होंने ये बिजनेस राइटिंग ही लेकर एक सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि राइटिंग एक ऐसा आप समझो कि स्किल है या टूल है कि जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के साथ खेलना है। उसमें कोई आपकी नॉन वर्बल क्यूज नहीं होगी। अगर पढ़ो इस वक्त, तो आपको क्या राइटर के एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं इसके अंदर, फेशियल एक्सप्रेशन, कि वो सब गुस्से के अंदर लिख रहा है, या वो पैशनेट होकर लिख रहा है, या वो जल्दी में उसने टाइप करके ये बुक बनाई थी। कुछ नॉन वर्बल साथ में नहीं है। जो है वो राइटर के सिर्फ अल्फाज हैं आपकी इस वक्त बुक के अंदर। तो जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि उस राइटर आके वजाते भी नहीं दे सकता, बेटा मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मेरा तो वो मतलब था। तो राइटर जब आप एक चीज लिख रहे होते हो तो आप समझो कि वो हमेशा के लिए हो जाती है, वो चीज काइंड ऑफ ना रिकॉर्ड बन जाता है। तो उसमें ना आपके पास जस्टिफिकेशन है, ना उस वक्त आप इंस्टेंटली फीडबैक ले सकते हो, ना दे सकते हो, ना मेरी इस वक्त जो पिच वगैरह मेरी साथ में शामिल है, मेरे मैं आपको साथ में दे रहे होंगे, हाथ वगैरह में हिला रही हूँ, जब बंदा चल रहा होता है बोलते हुए, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्पीकिंग का साथ देते हैं, रिटन का नहीं देते। तो राइटिंग के अंदर वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि मेरे अल्फाज, मेरी नीयत नहीं है टू बी रूड, मेरी नीयत नहीं है एज अ राइटर टू बी एंग्री, मेरी नीयत ऐसी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ही नरम दिल के बंदे को। लेकिन कभी कभी हम अल्फाज का चुनाव ऐसा करते हैं कि मैं ना चाहते हुए भी बहुत खड़ूस लग सकती हूँ राइटिंग के अंदर, मैं ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नरम दिल लग सकती हूँ कि अगला बंदा कहे कि इसका तो फायदा उठा लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा रूड भी हो सकती हूँ, हालांकि मेरी नीयत नहीं थी लिखने की। मेरे वर्ड्स की चॉइस एंड द अरेंजमेंट जिस तरह मैंने की है, वो मेरी कन्वे करी, मिसकम्युनिकेशन हो रही है, आई डिडंट मीन टू डू दैट। तो इस वजह से राइटिंग पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हमें फोकस करना पड़ता है कि तभी वो राइटिंग प्रोसेस ऐसा है ना कि आपने पहले आउटलाइन बनानी है, प्लानिंग करनी है, फिर आपने उसका रफ ड्राफ्ट बनाना है, उसके बाद आपने रिव्यू करना है, तसल्ली कर कर आपने फाइनल ड्राफ्ट अगले बंदे को देना है, ताकि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए कि मैंने तो ये करना नहीं था और मेरी राइटिंग में ये।
आपके बिजनेस टाइज जो है, जो मार्केट के अंदर नाम आपका खराब हो सकता है अगर आपकी इस तरह की रिटन कम्युनिकेशन है। आपका बिजनेस करने वाले जो डीलिंग कर रहे क्लाइंट्स हैं, बिजनेस टाइज आपके टूट सकते हैं अगर आपने कुछ इस तरह की कम्युनिकेशन कर दी। तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद दैट। तो इस वजह से हमारा ये जो सब्जेक्ट है सिर्फ राइटिंग के ऊपर ज्यादा हमारा फोकस है, पूरी कम्युनिकेशन पर नहीं है। क्योंकि राइटिंग जो है वो आपकी आगे जाके इंपॉर्टेंस रखती है, स्पीकिंग में ऑब्वियसली करेगी, लेकिन स्पीकिंग में उस वक्त अगर कोई गलती होगी, सर ये नहीं ना मेरा मतलब था, वो था, इंस्टेंटली आप अपने आप को भी करेक्ट कर सकते हो, सामने वाले को भी करेक्ट कर सकते हो। क्या आप ये बोलने की कोशिश कर रहे थे? वो बंदा कहेगा नहीं नहीं मैं ये नहीं, वो तो वो कर रहा था। तो इंस्टेंट करेक्शन, इंस्टेंट फीडबैक आपको चेहरे की एक्सप्रेशन से कि सारा कुछ मिल सकता है, राइटिंग में नहीं मिलता। तो राइटिंग में यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। कहने का मतलब ये कि जब यहाँ भी हम टाइपिंग करेंगे तो सोच विचार करके आपने टाइपिंग करनी है। सिस्टम ऑन करते साथ ही टॉपिक मिले और धड़ धड़ लिखना शुरू नहीं करना है। तो वो जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए आप लोगों की, जब आप लोग अपना सिस्टम ऑन करोगे। तो ये चीज मैं बार बार कोट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। वालेकुम। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें मैंने ब्रीफली मेंशन किया हुआ है, जिसने थोड़ा सा देखना होगा तो वो गूगल के ऊपर रेकी भी कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह भी बहुत ज्यादा आपको मिल जाती हैं। कि आपने अपनी टोन का ध्यान रखना है, आपने अपनी पिच का ध्यान रखना है स्पीकिंग करते हुए, आपने अपने स्पीड का, आप किस तरह कमरे के अंदर एंटर हो रहे हो, किस तरह कमरे से बाहर जा रहे हो, किस तरह कुर्सी घसीट के बैठ रहे हो, किस तरह चाय पानी पी रहे हो, किस तरह खाने टेबल के ऊपर खाना खा रहे हो, आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, किस तरह चलते हो, किस तरह बैठते हो, किस तरह बोलते हो। ये सारी चीजें आपकी नॉन वर्बल के अंदर आती हैं। पे आते हो कि नहीं आते हो, पंक्चुअल हो कि नहीं हो, आप बहुत ज्यादा फासले पे किसी से बैठना और खड़ा होना पसंद करते हो या बहुत ज्यादा क्लोज होते हो, वो भी कन्वे करता है कम्युनिकेशन आपकी। कि ओके ये तो बहुत ही ज्यादा इसको मतलब थोड़ी सी तमीज टाइप चीज नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है कि बहुत ज्यादा क्लोज होकर जो है ना वो किसी के साथ नहीं बैठा जाता। बहुत ज्यादा दूर होके बैठे तो अगला शायद ये ईगोइस्टिक है या बड़ा एटीट्यूड वाला है कि हमारे साथ तो घुलता मिलता ही नहीं है। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो, कि जी मेरा ये तो मतलब नहीं था, लेकिन हमारा अगर ऊपर से नीचे तक हम ये ही कन्वे कर रहे हैं अगले बंदे को अपने नॉन वर्बल क्यू से, तो अगला बंदा तो यही समझेगा ना। तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल विद योर कम्युनिकेशन, नॉन साइड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इसकी तो खैर है, मतलब किसने इतने गौर से देखना है। ऑफिसेज के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर, व्हेन पीपल हायर यू दे से यू फ्रॉम हेड टू टो। आप समझो कि आपका इंटरव्यू जो है ना, मैं पीपीई के अंदर स्टार्ट नहीं होता जब आप किसी के सामने कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हो और उसका पहला सवाल आपके तरफ आएगा। वो इंटरव्यू नहीं होता, स्टार्ट होता, वो फॉर्मल इंटरव्यू है। आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है जब आप अपनी सीवी या रेज्यूमे उनको सेंड करते हो। वो ये देखते हैं कि किस तरीके का अपना आपने अपना रेज्यूमे बनाया हुआ है। अभी वो आपसे मिले नहीं है, आपको देखा नहीं है, आपसे फोन पे बात भी नहीं की हुई है। आपने ईमेल अगर उनको किए, ईमेल तरीके से किए, या बस प्लीज फाइंड और रेज्यूमे और मैंने इसके लिए अप्लाई किया था उनको भेज दिया, या तरीके से आपने ईमेल भेजी और ईमेल के साथ अपनी जो है वो सीवी भेजी है, या अगर आपने सीवी बाय हैंड भी किसी को दिए तो साथ में कवर लेटर डाल के दिया कि नहीं दिया। तो तक पहुंचते पहुंचते आपका इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त वो सीवी और वगैरह देखकर या रेज्यूमे देखकर या ईमेल्स पढ़कर डिसाइड करते हैं कि इनमें से किसको बुलाना है। तो बी केयरफुल विद दैट। जी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। लेट मी सी कि आज ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से ओके आ गए बच्चे। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आवाज आ रही है? हादिया, उस्मान एंड जैनब, हैंड रेस करके बता दे प्लीज। ओके, थैंक यू। ओके गुड। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का तो सारों को पता है। ईमेल होती है आजकल के जमाने में, वॉइस मेल होती है, टेली कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कि टीवी के ऊपर लगा के आप लोग कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया होता है। तो इसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। पता नहीं आप लोगों को आगे जाके प्रोफेशनली ईमेल की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आप लोगों के प्रोफेशन में। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन ईमेल्स या लेटर्स वगैरह ही यूज होते हैं। अच्छा, एक आपकी होती है विजुअल कम्युनिकेशन भी, जो इस वक्त बाई चांस है आप लोग एक इमेज देख रहे हो।
जो कि साथ भी हो सकती है और विदाउट वर्ड्स भी हो सकती है, विजुअल कम्युनिकेशन। आप अगर आप ये देख रहे हो कि यहाँ एक सिर्फ इमेज बना हुआ है, इधर अगर मैं ये वर्ड हटा दूं तो सिर्फ इस इमेज से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या है। अगर यहाँ सिर्फ एक कार बनी हुई होगी कि रोड के ऊपर जा रही है और कोई नीचे वर्ड, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई गाड़ी है वो रोड के ऊपर लेफ्ट जा रही है या राइट जा रही है। तो विजुअल कम्युनिकेशन भी आपकी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है कि आप को मैप रीडिंग आती है, आपको ग्राफ्स वगैरह या वो टेबल्स वगैरह पढ़ने आती हैं। आप लोगों को जब रिपोर्ट्स वगैरह अपनी ऑडिट वगैरह की इधर-उधर की बनानी पड़ेंगी, तो वो आपको सही तरीके से बनानी भी आती हैं और पढ़नी। अगर आपको कोई दे रहा है कि ये रिपोर्ट है, इसके अंदर टेबल और ग्राफ्स वगैरह डले हुए हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट है और ये वो है जो आप लोगों की होती होंगी, तो वो आप बेहतर तौर पर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, विजुअली उसको देख सकते हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक वो ग्राफ टाइप चीज़ दे दी और टेबल दे दी, विजुअल देखो और अब इसके ऊपर रिपोर्ट लिख दो कि क्या है ये, ठीक है ना? विजुअल आप रिपोर्ट लिखो, तो वो विजुअली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तभी तो आप फिर उसको इन वर्ड जो है वो रिपोर्ट राइटिंग करोगे। तो विजुअल कम्युनिकेशन भी एक चीज होती है और इसको भी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है। और हमने बात कर ली थी, तो कोई क्वेश्चन? नहीं, फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है ना ऐसे ही चलता है जरा लेट, क्योंकि वो समझो कि बेस बन रही होती है बच्चों की, कि वो आगे जा। चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो हर चैप्टर में इम्प्लीमेंट होगा। आपका रिपोर्ट राइटिंग वाले में भी होगा, ऐसे राइटिंग में भी होगा, आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर है लेटर ईमेल वगैरह उसमें भी इम्प्लीमेंट होगा। तो इस वजह से कम्युनिकेशन की अहमियत, राइटिंग प्रोसेस की अहमियत को माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पीआरसीएम को भी माइंड, इसके ऊपर हमने बात की थी, लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल में लेके चलती हूँ। ये ऑलरेडी स्लाइड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है, दोबारा से कर दी है, पहले भी की थी, कुछ बच्चों ने रीजॉइन किया है तो इस वजह से मैंने दोबारा की है। पर्पस आपका कुछ भी हो सकता है कम्युनिकेशन करने का। किसी को इनवाइट कर सकते हो, किसी के साथ जो है ना कर सकते हो, अफसोस कर सकते हो, किसी को परसुएट करने के लिए, किसी को एंटरटेन करने के लिए, किसी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, किसी को इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई चीज मांगने के लिए, कोई कोटेशन देने के लिए, कोटेशन का जवाब देने के लिए। तो ये मल्टीपल आपके रीजंस हो सकते हैं, वो बस हमें रीजन पता होने चाहिए कि हम अपनी क्यों कर रहे हैं। राइटिंग की बात करें तो ऑब्वियसली राइटिंग वाली कम्युनिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, शुड नो दैट। बेसिक जो आपके बिजनेस राइटिंग में होते हैं ना, वो इन्फॉर्म करना, परसुएड यानी कि कन्विंस करना अगले बंदे को, या फिर आप अपना गुडविल कम्युनिकेशन करते हो, यानी कि मार्केट के अंदर आपका साख, आपका नाम किस तरह का है, तो उसको आप माइंड में रखते हो। कभी कभी ऐसा हुआ है फेसबुक वाले आप लोगों को ईमेल करते हो, यदि आपके फलाने बर्थडे है, रिमाइंडर भेजते हैं, और जो वो क्रिसमस या ईद के ऊपर वो आपको ईमेल कर देते हैं, तो वो क्या है, वो हमें गुडविल मैसेज कर रहे हैं। उनका एक ऑटोमेटेड वो सिस्टम है, उनको पता है कि अच्छा आज आपकी बर्थडे आपको भी विश कर देंगे, तो वो याद आएगा, हो हम कितने खुश होते हैं फेसबुक को हमारी बर्थडे याद थी, हमने खुद ही तो डाली थी, फेसबुक को क्या याद थी, वो कोई बंदा थोड़ी है। तो वो क्या है, वो गुडविल मैसेज आ रहे होते हैं ताकि वो को याद रखें और हम उनको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ले जाए कि यार वो फेसबुक कितना अच्छा है, उसने मुझे रिमाइंड करा दिया फलानी दोस्त की बर्थडे थी, वरना तो उससे डांट पड़ जाती। रिसिपिएंट यानी कि रिसीवर की हमने बात की थी, उसको इंपॉर्टेंस देनी है। बहुत सारे आपके मल्टीपल रिसीवर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकता है, कस्टमर्स हो सकते हैं, क्लाइंट्स हो सकते हैं, बैंक की अगर डीलिंग कर रहे हो तो वो हो सकते हैं, आपके अम्मी अबू भी रिसीवर हो सकते हैं अगर आप किसी को नॉर्मल इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हो। अगर हम बिजनेस राइटिंग की बात ना भी करें तो आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कंपेटिटर्स, वेंडर्स हो सकते हैं, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, बहुत सारे मल्टीपल लोग हो सकते हैं जिनको कम्युनिकेट करना है। मास कम्युनिकेशन भी होती है। अगर आप लोग देखो अखबारों के अंदर कभी-कभी यूनिवर्सिटीज के और उनके एड्स वगैरह देखे हैं, हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में दाखिला लेने बच्चे, या वो जो सेल फोन आ जाता है नया और वो सारा कुछ, तो वो क्या है, वो मास कम्युनिकेशन हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो सेल फोन बेच रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी का वो एड लगा रहे हैं, तो वो मास लोगों को यानी कि बहुत ज्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वो केटर कर रहे हैं कि आइए और हमारी चीजें लीजिए। तो कभी कभी एक इंसान भी हो सकता है आपका रिसीवर, और अनगिनत लोग भी हो सकते हैं कि लिटरली आपको पता ही नहीं है कि ये 1000 लोग देखेंगे हमारा ऐड, ये 2 लाख देखेंगे या 1 करोड़ आवाम हमारी ये ऐड देखेगी। तो इस तरह आप करनी होती है। तो सबको इस तरह माइंड में रखना है कि
किसी भी लेवल का, किसी भी तबके का बंदा अगर ये मेरा एड पढ़े तो इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, या पीस ऑफ राइटिंग भी अगर मेरी है तो इट शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि हर लोगों को समझ में आए, मैक्सिमम ज्यादा लोगों को समझ में आए, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए। अब कैसे अंदाजा पर कौन हो सकता है या कैसा हो सकता है, उसके बारे में कुछ जो है ना आपके पास थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, इन द सेंस कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास अपने रिसीवर की या रिसीवर्स की होगी तो वो इजी रहता है इन टर्म्स ऑफ उसकी एज, उसका मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल बैकग्राउंड, किस रेस से हैं, किस कल्चरल बैकग्राउंड, उनके बारे में थोड़ी सी अगर आपको इंफॉर्मेशन हो तो यू आर एट अ बेटर पोजीशन टू मेक अ मैसेज फॉर दैट पर्सन। तो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कोशिश हो कि इनमें से कुछ चीजें हमारे पास हों। अब एज ग्रुप का, जेंडर का आपको पता हो कि इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज में ज्यादा यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी अगर स्पेशली अगर कल्चर और सोसाइटी की बात करें कि अगर मेल्स और फीमेल्स दोनों बैठे हैं हमारे ऐसी गैदरिंग के अंदर और मैंने कोई बात करनी है, तो मैंने वो माइंड में रखना है कि कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल्स और मेल्स अगर बैठे हैं तो हमें एक नॉर्मल मैसेज कन्वे करना है, जो हमारी सोसाइटी के हिसाब से हम बहुत ओपन नहीं है। तो कोई ऐसा टॉपिक भी अगर हम किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जो कि थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू है और थोड़ा-सा अगले बंदे को ओपन लगने वाला है, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हमारे यहाँ डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन उसमें भी वर्ड चॉइस मेरा या उस इंसान का ऐसा हो कि इनअप्रोप्रिएट ना लगे, अनकंफर्टेबल ना हो मेरे ऑडियंस उस बात को सुनते हुए। तो इस वजह से आपको उनका जो है वो जेंडर और एज वगैरह का, क्लास को किसको बिलॉन्ग करते हैं वो पता होना चाहिए। लेवल यानी कि नॉट क्लासरूम वाला क्लास। उनके बिलीव्स और वैल्यूज क्या हैं? वो किस चीज को ज्यादा वैल्यू करते हैं, क्या उनके बिलीफ्स हैं, मानते किस चीज को हैं वो ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लाइंट्स के साथ डीलिंग कर रहे हो तो वो अहमियत देते हैं कि जी हमें काम टाइम पर करके दे दो, पैसे ज्यादा ले लो, या हमें पैसे कम दो, टाइम ज्यादा ले लो। आप 15 दिन ले लो लेकिन ये चीज हमें 10,000 में करके दे दो। अगला बंदा कहेगा मुझे 4 घंटे में करके दे दो, चाहे मुझसे 50,000 ले लो। तो हर बंदा, हर क्लाइंट या हर जो आपका सामने वाला है उसके बिलीव्स और उसके वैल्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। तो यू नीड टू केटर अकॉर्डिंगली। आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आप समझो कि हर कंपनी के साथ में उसी तरह डीलिंग कर लूंगा, या इस मैनेजर के साथ करता हूँ तो उस कंपनी के मैनेजर के साथ भी मैं वैसे ही बात कर लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। आपका जो रिसीवर है वो एक अलग इंडिविजुअल है, तो उनके साथ आपने अलग तरीके से बात करनी है। बेशक वो सेम ही आपके जो है ना सिस्टम या उनके ही सेम सिस्टम में काम करते होंगे, लेकिन फिर भी उनकी कंपनी डिफरेंट है। वो पर्सनली एक अलग इंसान है और वो जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंपनी की पॉलिसीज अलग हो सकती हैं इस कंपनी से। तो आपको वो माइंड में रखना है कि इस कंपनी तो ये करती है, ये इनके साथ काम करो तो प्रॉब्लम हो जाती है, वो बड़े इजी गोइंग है। तो उनकी अलग अपनी कंपनी, उनकी अलग पॉलिसीज है, उनका अलग जो कल्चर है अपनी का, उनका अपना अलग है। तो आपको इस तरह माइंड में रखनी चीजें। रिजिड अगर हम हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी अगर अपने अंदर नहीं लाएंगे, तो फिर एक वक्त आएगा कि ये तो हमारे साथ चलते रहेंगे, लॉन्ग टर्म ये नहीं चलेंगे, क्योंकि हम उनके साथ जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनकी कैसी है, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इंटरमीडिएट करके आए हुए हो, ठीक है, लेकिन हर बंदे की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होगी। तो वो माइंड में रखना है कि बेसिक से स्टार्ट करना है, सिंपल तरीके से स्टार्ट करना है, या फौरन ही हम मुश्किल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें माइंड में रखने की जरूरत होती है मेजोरिटी ऑडियंस के बारे में। प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड स्टेटस उनका क्या है, कि वो कहाँ से या हैं, फॉर दैट मैटर प्रोफेशनल हैं, एजुकेशनल, उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन नॉलेज ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में होगी जो हम डिस्कस करने वाले हैं या कन्वे करने वाले हैं। उससे भी हमें थोड़ा सा बेहतर है अबाउट आवर ऑडियंस, तो हम उनका बेहतर उनके लिए मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो रिटर्न हो जाए, चाहे वो अगर स्पीकिंग के पॉइंट हो जाए। प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस उनकी क्या है, वो किस चीज को अहमियत ज्यादा देते हैं या प्रेफर क्या करते हैं। आप उनके ऑफिस में आके मीटिंग कर लो, या वो आपके ऑफिस में आके मीटिंग कर लें, या कहीं बाहर कॉफी पीते हैं तो मीटिंग कर लेते हैं। उनकी प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि हमने अगर उनके साथ काम करना है, और ये वाइस वर्सा होता है कि वही सोचेंगे अगर अच्छे प्रोफेशनल है, और हम उनके लिए भी यही सोचेंगे कि ये इधर कर लेंगे आपकी तरफ आ जाए, या हम उनसे कहेंगे आपकी तरफ मीटिंग कर लेंगे उधर आ जाए। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए, तभी आपकी आगे चीजें चलती हैं। अगर एक बंदा बिल्कुल ही
पार्टी खड़ूसी होगी तो फिर दूसरी पार्टी को ही हर दफा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये भी होता है, ये भी लाइफ में होता है कि अगर आपने किसी के साथ या उस इंसान के साथ, तो फिर आपको ही फ्लेक्सिबल होना है। आपको पता है कि भाई ये थोड़े से नहीं है फ्लेक्सिबल इतने ज्यादा, तो फिर उनकी बात माननी पड़ेगी, उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उनकी प्रेफरेंसेस को आप बता दें कि कहाँ मीटिंग कर लेते हैं, हमारी तो खैर है, जहाँ हमने बोलना है आपने कौन सी करनी है, पिछली दफा भी नहीं की थी, तो व्हाटएवर यू से वी गो अबाउट दैट। तो कभी कभी ऐसे भी डीलिंग करनी पड़ जाती है। तो फ्लेक्स और पेशेंस, ये दो चीजें आपके अंदर जरूर आएंगी इंशाल्लाह जब आर्टिकलशिप में जाओगे, और ये तो कभी काम आएंगी। अम्मा अब्बा भी कहेंगे अच्छा पहले तो ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए, ठीक है। ऑफिस वालों ने कहा को हो गए, हम लोग बोल रहे थे तो नहीं हो रहे थे। ये दोनों चीजें याद रखना, फ्लेक्सिबिलिटी और पेशेंस बड़े आएंगे, और फिर मैं याद आऊंगी उस वक्त कि हाँ मिस ने ये कहा था, और अम्मा अब्बा भी ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ जी, एनी फिजिकल साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल इशू तो कोई नहीं है उनको। ऐसे फिजिकल यानी कि इम्पेयरमेंट हो कि खुदा ना खास्ता किसी को सुनाई सही ना देता हो, या आई साइट का कोई इशू हो, तो मैंने कोई छोटा फॉन्ट तो नहीं लिखा हुआ, या अगर स्पीकिंग कर रहा हूँ तो मैं बहुत आहिस्ता तो नहीं बोल रही, या बोल रहा कि सामने वाले तक आवाज ही नहीं जा रही, तो कोई फिजिकल इशू तो उनको नहीं है। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा कि मैं इस तरह का टॉपिक टच करूँ जो है ना वो इमोशनल या कुछ हो जाए, तो मुझे बात भी ये करनी है, लेकिन अगेन मुझे फिर अपने वर्ड चॉइस को इस तरह करना है कि वो हल्की फुल्की बात लगे, अगला बंदा इमोशनल ना हो जाए। तो वो साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, ये सारी चीजों को भी अगर हम थोड़ा जो है ना सारी बातों को अगर हम माइंड में रखें, तो काफी हद तक हम ऑडियंस को समझ सकते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास हो तो, कभी पूछ सकते हो यार आप तो गए थे ना 2 दफा उनके साथ मीटिंग करने, किस तरह के टाइप के वो लोग हैं, कैसी चीजें पसंद करते हैं, उनको अगर 10 स्लाइड्स दे दूंगा तो चलेगा या 5 स्लाइड्स वाले हैं। तो इस तरह भी आप इन्फॉर्मेशन लेते रहो, नॉट ऑब्वियसली अपना जनरल नॉलेज तो यूज करो, लेकिन अगर आपको पता है कि किसी ने उनके साथ पहले डीलिंग की हुई है, फोन के ऊपर बात की हुई है, ईमेल के थ्रू बात की हुई है, तो आपको उनकी कम्युनिकेशन से आपका जो क्लाइंट है या दूसरी कंपनी उसका काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि वो किस टाइप के लोग हो सकते हैं या किस टाइप की कम्युनिकेशन पसंद करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग या ईमेल में ड्राफ्ट कर रहा हूँ या कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो वो आप बना सकते हो। गुड टॉक टू पीपल व्हेन यू गो टू योर ऑफिसेज। एक कोने के अंदर गए बस अपना काम किया नहीं, तो फिर यू विल नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ काम कर रहे हो, और ना ही पता चलेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है वो कैसे हैं। बस आए अपना काम किया चल दिए, वो ऐसे में तो फिर ग्रो तो बंदा करता है लेकिन बहुत स्लोली ग्रो करता है। अगर आप मिंगल अप नहीं करोगे, लोगों से बातचीत नहीं करोगे, कॉफी ब्रेक्स पे नहीं जाओगे, आई एम नॉट सेइंग कि गॉसिप करो, बट यू नीड टू इंटरैक्ट विद पीपल टू नो अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि फिर आराम से और जल्दी से सेटलमेंट हो सकेगी आप लोगों की। और अगर नहीं करोगे तो फिर सेटल तो हो जाओगे लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी के साथ और लेट हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, आवाज का तो कोई इशू नहीं हो रहा? अच्छा अभी अब हम आते हैं कंटेंट के ऊपर। पर्पस हमने कर लिया, रिसीवर हमने कर लिया, कंटेंट के ऊपर थोड़ी सी दोबारा बात करते हैं। आप किस किस्म का मैसेज क्रिएट कर रहे हो? पर्सुएसिव मैसेज है, किसी के इंक्वायरी को रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप जो हो वो कोई फैक्ट्स मांग रहे हो, कोई फैक्ट्स दे रहे हो, किसी चीज की इजाजत ये देनी है यानी कि अप्रूवल देनी है, या किसी चीज की रिक्वेस्ट आपके पास आई हुई थी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो किस टाइप का मैसेज आप अपना क्रिएट करने वाले हो, उस हिसाब से आपको अपना कंटेंट बनाना है, करना है। किसी पे सवाल का कोई जवाब दे रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, दे रहे हो, एंड ऑल दैट। फिर मीडियम पे हमने बात की थी कि आपका मीडियम क्या होने वाला है, प्रेजेंटेशन देने वाले हो या आप ईमेल करने वाले हो किसी को, अपनी जो है वो लिखने वाले हो, रिपोर्ट लिखने वाले हो, अगर हम राइटिंग की अभी सिर्फ बात करें तो क्या तरीका होगा आपका? पीडीएफ फाइल में, डॉक्यूमेंट, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वे यू आर गोइंग टू कन्वे योर मैसेज टू द अदर पर्सन? जी, स्ट्रक्चर। ये 3 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, मतलब मैंने क्या लिखे हैं बुक में आपके थे, मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं। वॉल्यूम, रेलेवेंस, ऑर्डर। वॉल्यूम से मुराद यहाँ है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये 4 पॉइंट्स लिखने थे जो मैंने अपनी आउटलाइन में बनाए हैं, लेकिन 4 पॉइंट्स वो वन ऑफ द सीज, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कंसाइज यानी कि ब्रीफ रखना, तो मेरा वॉल्यूम तो नहीं बढ़ रहा, यानी कि मैंने ये पेजेस के अंदर चीज रखनी थी
तो ये तो 2.5 3 4 पेजेस के ऊपर जा रही है, वही 4 पॉइंट्स। इसका मतलब है मुझे उसके वॉल्यूम को कम करना है, मुझे उसको कंसाइज करना है। रेफर्स टू द लेंथ ऑफ द कंटेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि बातें मैंने वही लिखी हैं 4 जो मैंने लिखनी थी, लेकिन लेंथ ज्यादा होगी है तो मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स अपने कम करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे ही उठाकर नंबर ऑफ वर्ड्स डिलीट नहीं कर, चारों के चारों मेरे पॉइंट्स रहे वहां, लेकिन अगर मैंने वो 15 20 25 सेंटेंसेस में वो 4 पॉइंट्स लिखे तो वो मुझे अब फॉर एग्जांपल 15 या 13 या 12 सेंटेंस में वो 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। लिखूंगा मैं वो 4 ही, उसमें से रैंडम चीजों को डिलीट हम नहीं कर सकते कि डिलीट का बटन दबाया नंबर ऑफ वर्ड्स कम होते चले गए, तो वो तो सारी इन्फॉर्मेशन ही इधर उधर हो जाएगी। और अपना कंसाइज करने के फिर दोबारा हमने अपने मैसेज को पढ़ना है कि मैंने जो चीजें निकाली हैं तो वो ऐसी तो बेतरतीबी से तो नहीं निकल गई है, सीक्वेंस में चल रहा है दोबारा से। जो मैंने एक कंटेंट बनाया था, माइंड में रखा था कि चीजें ये निकाल के अब उसको दोबारा से मुझे पढ़ना है कि ओके है क्या, फिर वो फाइनल ड्राफ्ट के अंदर जाएगा। रेलेवेंस होना चाहिए। आप जब कभी कभार हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं जो उस बेसिक सिचुएशन या कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं थी, इररेलेवेंट थी, यानी कि गैर जरूरी थी, वो तो मैंने कहीं नहीं डालती। तो रेलेवेंस होना चाहिए आपका मैसेज जो है, जो मांगा गया है, जो मांग रहे हो, जो पूछा गया है, जो बता रहे हो, वट एवर द पर्पस में बी, लेकिन वो आपकी टॉपिक पर्पस से रेलेवेंस रहना चाहिए। अभी जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट फॉर वो मैंने कहा था ना सैलरी इंक्रीज का जो था, तो वो उधर ही रहो सैलरी इंक्रीज के ऊपर। अब अचानक ये ना कह देना कि जी मुझे जो है ना वो कम्युनिकेशन कम्यूट का भी जो है ना अलाउंस देना शुरू कर दें, जो है ना वो 200 रुपए पर डे के हिसाब से जो है ना मेरा रिक्शे का किराया भी दे दें। वो नहीं, आपने सैलरी की बात करनी तो सैलरी पे स्टिक रहो। रेलेवेंस कहाँ जाएगी, फिर वो कहेंगे कि 2 बातें करनी है। तो फिर रेलेवेंस रहना चाहिए कि जिस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हो उसी पॉइंट के ऊपर आपने पूरा अपना पीस ऑफ राइटिंग करनी है, या अगर बोल रहे हो तो स्पीकिंग करनी है। ऑर्डर और सीक्वेंस को माइंड में रखना है कि जिस ऑर्डर से मैंने अपनी प्लानिंग की थी उसी ऑर्डर से मैंने अपनी चीजें अंदर पुट इन की है कि नहीं किए, 1 का 2, 2 का 3, 4 का 5, ऐसा तो नहीं हो गया। 2 पॉइंट्स बनाए थे मैंने, ए को बी और बी को ए तो कहीं नहीं कर दिया। तो जो सीक्वेंस या जो ऑर्डर या आपकी जो तरतीब थी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो मेरा ठीक है कि नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा, मैं ये इस तरह की बात करती हूँ कि जब मेहमान हमारे घर आते हैं, यूजुअली लड़कियों को ये ज्यादा आइडिया होगा कि हम 3 4 चीजें रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चीज ऑफर करते हैं मेहमानों को, जो बेस्ट चीज होगी या जो एवं होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल शामी कबाब रखे हैं और निम्को रखा है, तो पहले क्या ऑफर करोगे, क्या करना चाहिए पहले ऑफर? वो तो बाद में खाते हैं ना जब चले जाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ मुझे, 3 4 चीजें रखी हैं, ठीक है, बाजार का केक भी है, पैटीज भी है, शामी कबाब भी है, साथ में निम्को भी है, और कुछ एक कोई और चीज, तो पहले क्या प्रेजेंट करोगे, द हल्की फुल्की चीज और द एक्सपेंसिव चीज या इम्पोर्टेंट चीज, ताकि अगला बंदा जो गेस्ट है वो जरा ज्यादा खुश हो जाए। व्हाट वुड यू ऑफर? एंड गर्ल्स? अच्छी, इनका जवाब भी काइंड ऑफ ठीक है कि अगर आपको पता है कि मेरी ऑडियंस को जो है वो निम्को ज्यादा पसंद है, तो उस ऑडियंस के लिए निम्को इंपॉर्टेंट है, तो वो शामी कबाब कहेगा साइड में पूरा का पूरा बोल मुझे निम्को का दे दो, बाकी तुम लोग खाते रहो शामी कबाब। बात इनकी भी ठीक है, लेकिन ज्यादातर लॉजिकली वी विल गिव देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट लाइक एक्सपेंसिव थिंग दैट वी हैव ऑन द टेबल। फर्स्ट हम उनको ऑफर करेंगे, उसके बाद फिर हम जो साथ में जिनको आप कहते हैं ना लवाजमात एंड ऑल दैट, वो फिर हम उनको ऑफर करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्लेक्सिटी है और इम्पोर्टेंस की बात भी कि हमने 4 5 6 चीजें पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन उनके अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, जो मेन पॉइंट से रिलेटेड, सारे चारों पॉइंट जैसे ही बनाए हुए पर्पस, हमारे चारों पॉइंट्स मेन पर्पस ही, लेकिन इन चारों में से भी कोई एक या दो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बाकी भी हैं लेकिन ये दो फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको फर्स्ट 2 में ही होना चाहिए, ये इधर और ये इधर नहीं होनी चाहिए। आपको अपना जो पैराग्राफिंग करोगे वो इंपॉर्टेंस वाइज करना चाहिए कि पहली चीज, पहला पैराग्राफ आपका जो बॉडी वाला होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से, फिर सेकंड पे जाओगे, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ, तभी आपका सीक्वेंस और ऑर्डर सही बनेगा। कि आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात अगला बंदा कहेगा पढ़ के, यार ये तो अहम तरीन बात थी, ये तुमने नीचे लिख दिया, इसको तो ऊपर लिखना चाहिए था। पहला रिएक्शन बंदे का पढ़ के यही होएगा। तो आपने, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज थी, या
कोई कॉम्प्लेक्स चीज हो, उसको आपने किस तरह इंट्रोड्यूस कराना है वो डिपेंड करेगा आपके, कि मेरा ऑडियंस प्रेफर करता है कि कॉम्प्लेक्स चीजें, मुश्किल चीजें जो है मैं फौरन उनको बता दूं और फिर इजी की तरफ ले जाऊं, या दैट पर्सन और पीपल वांट मी टू कन्वे द इजी थिंग एंड देन मूव टू द कॉम्प्लेक्सिटी थिंग। तो ये आपको ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि मैंने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह लेके चलना है, कि डी करनी है या डी सी बी ए करनी है। लेकिन इंपॉर्टेंस को आपने, वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है तो उसको उतनी इंपॉर्टेंस देनी है, जो मेरे मेजर पॉइंट्स है वो मेरे 1 और 2 पे ही आने चाहिए, वो 3 और ये चीजें वो आपकी रिफ्लेक्शन देखेंगे कि आपकी पीस ऑफ राइटिंग में है कि नहीं है। क्योंकि ये एक्सपेक्ट, ना सिर्फ ये पेपर के लिए पढ़ो, ये आगे ऑफिस आर्टिकलशिप के लिए भी वो ये चीजें कर रहे हैं। और ये तो स्टेप 1 है कि आपको ये समझाकर आपका टेस्ट ले रहे हैं। फिर जब वो पीपीई में आप लोगों की क्लासेस होंगी तो उसमें इन चीजों का दोबारा हवाला दिया जाएगा कि बेटा ये आप लोगों ने पीआरसी के अंदर पढ़ा था, ब्लैंक ना हो जाना कि ओ अच्छा हाँ मिस ने बताया तो था कि पीपीई में भी ये चीजें पूछेंगे। और वो आपके समझो आर्टिकलशिप से रिफ्रेशर कोर्स करा रहे हैं वो आप लोगों को, वो ट्रेनिंग होती है आप लोगों की दोबारा कि ये चीज पढ़ चुके हुए हो, उसको दोबारा याद दहानी कराना और फिर ऊपर से नीचे प्रेजेंटेशन लेना और आपके वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर काम कराना एंड ऑल दैट। वो वाले सेशंस होते हैं कि जो चीजें यहाँ पढ़ चुके हो उसकी अहमियत बच्चे को पीपीई तक में आई थी, और पीपीई के सेशन के दौरान भी वो उसको कितनी अहमियत दे रहा है, या जैसे आया था वैसे ही जा रहा है। पीआरसी 1 का डे 1 से लेकर आर्टिकलशिप के डे 1 तक वो वैसे का वैसे ही है या कोई इंप्रूवमेंट आई है उसके अंदर। अच्छा जी, आपका स्टाइल, अप्रोच की तो हमने बात की थी ना कि आपने वो डायरेक्टिव सॉरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करनी है। अभी जैसे मैंने बात की थी कि पीस ऑफ राइटिंग के अंदर हमारे पास सिर्फ वर्ड्स ही हैं जिनके साथ हम प्ले कर सकते हैं, नॉन वर्बल क्यूज नहीं होते। तो आपकी टोन किस तरह की है उसके अंदर, आप टॉन्टिंग टोन में बात कर रहे हो, हम्बल स्टाइल है आपका टोन है, या बहुत ज्यादा फर्म हो रहे हो जहां आपको फर्म नहीं होना है, वहां बहुत ज्यादा जो हो टाइप हो रहे हो, ऐसी पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हो कि इनफॉर्मल फॉर्मल के बजाय वो इनफॉर्मल लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप अपने इम्प्लॉइज को मुखातिब कर रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी दोस्त से बात कर रहे हो। तो आपकी टोन और आपका स्टाइल किस टाइप का है कि नहीं है। वोकैबुलरी का चॉइस आपका किस तरह का है, अनफेमिलियर वर्ड्स की पहले ऊपर भी बात हुई थी कि वो तो कहीं यूज नहीं करे होगे जो मुझे तो पता है सामने वाले को भी पता होगा, तो हो सकता है उनको ना पता हो, तो कीप दैट इन माइंड कि कोई सिंपलर टर्म में यूज कर लो। कभी कभी वो टर्म्स या एक्सप्रेशन आपको डालने पड़ते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कॉमा लगाकर उस एक्सप्रेशन या उस टर्म को, अंग्रेजी की अगर मैं बात करूं आसान इंग्लिश में लिख देते हैं, या ब्रैकेट में उसका थोड़ा सा इजियर वर्जन लिख देते हैं कि ये टर्म मुझे डालनी है या ये बात मुझे डाल करनी है, लेकिन मुझे शक है कि शायद मेरे सामने वाले को समझ ना आए। तो आइदर कॉमा डाल के आप उसकी थोड़ी सी ब्रीफ डेफिनेशन लिख दोगे, या ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके थोड़ी सी ब्रीफ डेफिनेशन उसके अंदर लिख देते हो। अच्छे राइटर्स ये करते हैं फॉर द रीडर कि ये डालना है बात, लेकिन उसको मैं आसान भी साथ में कर। ओके, आइडा पे हमने बात की थी। यस। और एक एक जब हम लोग यहाँ फर्स्ट वीक के अंदर जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये चीजें मैं दोबारा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वाइल यू आर गोइंग टू टाइप के बेटा अभी पहले सोचना ये टॉपिक ऐसा है कि जिसके ऊपर आपने डायरेक्ट मेथड यूज करना है, या ये कुछ जरा सैडनिंग न्यूज या नेगेटिव न्यूज है तो इनडायरेक्ट मेथड यूज करना। शुरू शुरू में एक वीक में आई एम गोइंग टू हेल्प यू गाइज आउट। ये बात फिर आई विल एक्सपेक्ट कि अब जब लिख रहे हो तो टॉपिक दे दिया, खुद ही टॉपिक को समझो और खुद ही देखो कि मैंने किस तरह इंपॉर्टेंस वाइज अपने पैराग्राफ्स करने हैं, और मैंने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, इनडायरेक्ट करना है डायरेक्ट करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे कितने होने चाहिए, फॉर्मेट मेरा सही है कि नहीं। तो वो एक वीक तो पूरा हम प्रैक्टिस में भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगी, उसके बाद फिर आई एम गोइंग टू लीव यू गाइज ऑन योर ओन। और फिर करूंगी सिर्फ, तो फिर गलती पॉइंट आउट मैं सिर्फ कर दूंगी और बताऊंगी नहीं कि क्या गलती है, मैं कहूंगा ना गलती है, आप खुद ही देख लो फॉर्मेट में गलती है, फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं गलती आपकी निकल रही है, तो वो फिर आप लोगों ने खुद ही अपना करेक्शन करनी होगी। वो सेशन हमारा जो है ना वो थोड़ा सा जरा मजे का होता है जब टाइपिंग स्टार्ट। कोई इशू
आवाज में। अच्छा, have I requested you guys not to नहीं, ठीक है, वो शेयर तो की। All clear, no issues, ma'am. Okay, good. You can be open, to me. अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप, कोई इशू नहीं है। इवन तो अगर क्लास में नहीं पूछना चाह रहे हो तो कहीं पॉइंट में पूछ understand a point, but they don't want to ask the fellow students, you can message me. बस वो बस ये जो चीज क्लियर नहीं हुई अगर तो, वरना तो क्लास में पूछो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ये दो इमेजेस मैंने आपकी बुक में से ही लिए हैं, ये वाली भी और ये भी। कैसे कैसे टाइप ऑफ आपकी जो है ना वो बिजनेस राइटिंग हो सकती है। अच्छा, ये जो वर्ड है ना कॉरेस्पॉन्डेंस, ये जहाँ बिजनेस वर्ल्ड में यूज होगा ना, इसका मतलब है कि आप राइटिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। लेट अस कॉरेस्पॉन्ड, इसका मतलब है कि वो आपसे चाह रहे हैं कि आप साथ राइटिंग में बातचीत करो। ईमेल कर दो, लेटर कर दो, फैक्स कर दो, लेकिन हम ओरल के ऊपर या फेस टू फेस या फोन कॉल के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करते, हम कॉरेस्पॉन्डेंस पे बिलीव करते हैं। यानी कि पीस ऑफ राइटिंग, हमारे पास भी डॉक्यूमेंटेशन हो, आपके पास भी डॉक्यूमेंटेशन हो। अच्छा, अगर आई हैव नॉट रिक्वेस्टेड यू गाइज अर्लियर, आई वुड अर्ज के जब ये इंशाल्लाह पेपर आप लोग पास कर लेते हो खैर से, बुक को, इस बुक को आपने अपने साथ ही रखना है, इसको उर्दू बाजार में नहीं ले जाके बेच, ठीक है। ये आगे जाके बहुत काम आएगी। अभी क्योंकि हम सारा कुछ ब्रीफली कर रहे हैं, अब ये सेल्स लेटर क्या है, ऑर्डर लेटर क्या है, ये सारे लेटर्स वहां आपको आ सकते हैं के अंदर। के मैं बात करूं, जब ऑफिस में जाओगे जरा ऑर्डर लेटर ड्राफ्ट करके लेके आइएगा। फॉर एग्जांपल सेल्स लेटर ड्राफ्ट करके लेके आएगा इस टॉपिक के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर लेटर क्या होता है, सेल्स लेटर क्या होता है, इंक्वायरी लेटर क्या होता है। दैट इज द रीजन आई वुड अर्ज यू गाइस टू कीप दिस बुक विद यू, आर्टिकलशिप के स्टार्टिंग तक में भी। बहुत सारी बुक्स तो अभी तक मेरे पास भी पड़ी हुई है जो मेरी हैं, किताबें बेचारी हमेशा काम आती ही हैं। अच्छा, इन कुछ लेटर्स के अलावा, ये सेल्स लेटर है, ऑर्डर लेटर है, कंप्लेंट लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, इनकी डेफिनेशंस या एक्सप्लेनेशंस आगे लिखी हुई है। आई वुड लाइक यू गाइस टू रीड देम ऑन योर ओन एट होम। कुछ ही समझ ना आए तो बाय ऑल मींस आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनमें से ऑलरेडी जो हमारे आते हैं उनकी हम प्रैक्टिस यहाँ करेंगे। सर्कुलर आता है, मेमोरेंडम आता है, रिपोर्ट आती है, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन भी कभी कभी आ जाता है। तो जो मेजर आ रहे हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया नहीं था कि हम लोगों ने कंपाइल करके रखे हुए बेटा कुछ चीजें, 5 पेपर्स का, ये 5 पेपर्स का तो सबको पता होगा ना, मगर आई कि वो कोई पेपर्स अपने रिलीज नहीं करते हैं। तो व्हाट वी डू इज कि हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं एंड वट एवर दे गिव अस, उससे हमें आई कैप का ट्रेंड पता चलता है कि पीछे से वो क्या क्वेश्चंस दे रहे थे, ईमेल दिए उन्होंने ज्यादा, लेटर्स उन्होंने ज्यादा दिए। तो पिछले 1 साल से तो वो लेटर्स वगैरह ज्यादा दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ईमेल्स भी देना शुरू किए हैं, भी देना शुरू किए। तो हमें कुछ ट्रेंड का आइडिया है, विकैबुलरी कौन सी रिपीटेड आ रही हैं, और टॉपिक्स ऐसे कौन से ऐसे के हैं जो घुमा फिरा के वो ही दे रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस ऐसे कौन से हैं जो घुमा फिरा के वो देते चले जा रहे हैं। तो वो काफी सारी चीजें हमारे पास कंपाइल हैं। तो वो जब करीब आ रहे लगेंगे हम अपना सेशन एंड करने के, तो वो के साथ शेयर करूंगी, फाइल्स हमारे पास बनी हुई हैं। तो उससे प्रिपरेशन में काफी हद तक फायदा पहुंचता है। और वो ही उस तरह के टॉपिक्स हम लोग क्लास में भी प्रैक्टिस करते हैं कि मुझे पता होता है कि ये आए हुए हैं पिछले ट्रेंड में, तो वही टॉपिक्स, अब कोई ना कोई टॉपिक्स तो आप लोगों को ऐसे के लिए या लेटर के लिए या रिपोर्ट के लिए देने ही है, तो व्हाई नॉट वही उनकी प्रैक्टिस करें जो पीछे से ट्रेंड में चलते हुए आ रहे हैं। अच्छा, इन लेटर्स के अलावा आपके रूटीन मैसेजेस भी होते हैं जो ऑफिस के अंदर चल रहे होते हैं।
जिनके अंदर है सच बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं भी पड़ती है, जो डे टू डे टास्क आपके होते हैं, जो आपको पता है कि ये मेरी ड्यूटी है ही करने की, तो वो इतने ज्यादा वो इम्पोर्टेंस प्लानिंग उनकी नहीं होती है। क्या भाई आपको कोई बॉस को आपकी ईमेल, अगर जैसे कोई सेक्रेटरी है, वो जवाब दे रही है कि हाँ जी बॉस आपकी मीटिंग थी, मैंने उन लोगों को जवाब दे दिया, आप 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो बस उसके लिए तो प्लानिंग की जरूरत नहीं है, जवाब भी दे दिया आपने, रूटीन के मैसेज थे। तो वो जो रूटीन के आपके टास्क होते हैं या डे टू डे की जो पीस ऑफ राइटिंग होती है, उसके लिए इतना कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। जैसे अपना किसी कलीग के डेस्क के ऊपर कोई नोट रख के जाना है कि कल आपने ये रिपोर्ट बना के ना, बस उसके लिए प्लानिंग की क्या जरूरत है, एक मैसेज लिखा और आपने उनको वहां टैग कर दिया, या उनको ईमेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, या डेस्क के ऊपर उनके रख दिया। कुछ टारगेटेड मैसेज होते हैं जिनके अंदर डिटेल्ड प्लानिंग की आपकी जरूरत होती है। ये बताने का मकसद ये था कि हर मैसेज के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। वेब एंड प्रिंट भी आपके होते हैं। जैसे अभी मैं कहा था कि वेबसाइट्स के ऊपर या सोशल मीडिया पे हम जो मैसेजेस या अपना स्टेटस डालते हैं, और दूसरा प्रिंट मीडिया मैगजीन्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर जो आपके मैसेजेस आते हैं, वो भी आपके होते हैं। अब हम मेन चीज के ऊपर आते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 2 का है, दैट इज बिजनेस लेटर्स। कौन सी 5 चीजें आनी है लेटर वाले क्वेश्चन के अंदर, किस किस बच्चे को याद है? लेटर, मेमो, सर्कुलर, रिपोर्ट, बॉडी। ओके, अभी तो हम बात करते हैं कि बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। डेमोन्स्ट्रेट अ लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन क्लास। आप का ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है वो रिप्रेजेंट करेगा। आप कैसे हो, वो जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है कि द वे यू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। तो वो एक प्रोफेशनलिज्म आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कि नहीं है, वो शो करता है कि बिजनेस लेटर। अगर आप एक खाली व्हाइट पेपर, जो नहीं हमारे प्रिंट वाले पेपर्स होते हैं, उनके ऊपर जो है वो आप टाइप करके किसी को फोल्ड करके अपना दे रहे हो, लेटर सेंड कर रहे हो, या आपने जो है वो लाइनों वाले पेपर के ऊपर बच्चों की तरह वो प्रिंट करके दे दिया या हैंड रिटन कर दिया है, या आपके ऑफिस की ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर स्टेशनरी है। स्टेशनरी का आइडिया है कि कौन सी होती है ऑफिस के अंदर, जिनका लेटर हेड पैड होता है ना, ऊपर उनका लोगो वगैरह लगा हुआ होता है, नॉल दैट, तो वो पता चल रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से आई है क्या, यानी कि वाले के लिए मैं हमेशा जैसे ऑफिस से एक पेपर लेती हूँ, आज मैं भूल गई हूँ कि सीएफई का जैसे हमारा एक पेपर है, उसके ऊपर सीएफई का नाम लिखा हुआ है, लोगो लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम इंपॉर्टेंट चीजों को प्रिंट करके निकालते हैं ताकि किसी बंदे को दें तो पता हो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आया है। ऐसे नहीं कि हम लिख देंगे जी वी आर फ्रॉम सीएफई और ये फलाना फलाना, वो प्रोफेशनलिज्म शो नहीं करेगा, मैसेज तो कन्वे हो जाएगा। तो वो ऐसी सिचुएशन, आपका जो प्रॉपर लेटर्स वगैरह होते हैं वो प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं कि हाउ सीरियस यू आर इन द बिजनेस। The overall style of letter, ये बड़ा important है, depends on relationship between parties concerned। जैसे मैंने कहा था ये A कंपनी है, ये B कंपनी है, और मैं एक कंपनी की ओनर हूँ, मैं जिस तरह इनसे बात करती हूँ मैं उस तरह उनसे बात करती हूँ। तो ये आपको माइंड में रखना है कि वही लेटर जो हमारे पास कोई पड़ा हुआ था, इनको भी कोटेशन भेजनी है, इनको भी कोटेशन भेजनी है, ऊपर से सिर्फ कंपनी का नाम चेंज कर दो और वही कॉपी पेस्ट करके उनको भेज दो, ऐसा नहीं हो सकता। इनके साथ अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, इनके साथ अलग करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंस कभी कभी हो सकता है, कभी कभी इनके साथ करना है तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस भी हो सकता है, इन दोनों के साथ करना है तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, तो या सिर्फ नाम ही हटा दो, वो भी ऐसी है भी ऐसी है, इनका चलेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से इन लोगों से, इंसान से या कंपनी से डीलिंग कर रहे हो, तो वो रिलेशनशिप आपकी क्या है उनके साथ, फॉर्मल थोड़ी सी। कई दफा होता है कि 15 20 25 साल से आप एक कंपनी के साथ अटैच्ड हो, लेकिन वो फिर भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखने वालों में से हैं कि हमारे साथ, ऑल्दो हम आपको 25 साल से जानते हैं, कभी किन्हीं के साथ अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने हुए हैं कम्युनिकेशन करते हुए या डीलिंग करते हुए, वो ऐसे हो गए कि जैसे हम तो उनको बचपन से जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनफॉर्मल लेटर राइटिंग करोगे, लेकिन उसका मतलब ये कि आप थोड़े से इनके साथ फ्लेक्सिबल हो सकते हो, इनके साथ नहीं हो सकते हो, ये कहते कि वो हम आप अलग हम अलग, तो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा हाई लेवल का रखना पड़ना है। तो वो आपको डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो।
और इस वजह से भी इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस लेटर कि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। कल को अगर आप किसी बात से डिनाई कर दो या दूसरी पार्टी डिनाई कर दे, तो यू हैव काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड कि जी इस तारीख को ये आपसे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी हमारी, आपने तो ये चीज लिखी थी। जैसे कि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हो आज के दिन, तुमने तो ये बोला था। तो ये वो वाली चीज है कि ये आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है। अच्छा जी, लेटर के फॉर्मेट की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल ब्लॉक फॉर्मेट इस्तेमाल होता है। आसान अगर मैं बताऊं तो आईकेएफ वाले ये मांग रहे हैं आपसे कि आपने डेट से लेकर एंड तक जो अपना नाम लिख रहे हो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से लिखो। अब जैसे भी लिखते आए हो, और ये मैंने आप लोगों को जब लेटर से वापस किए थे तो उसमें भी मैंने आप लोगों को वो किया था कि जिन जिन बच्चों ने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो अपने तरीके से ठीक है, क्योंकि वो भी फॉर्मेट एग्जिस्ट करता है दुनिया में। लेकिन आईकेएफ वाले वक्त मांग रहे हैं तो हमने सब कुछ लेफ्ट पे लिखना है। अगर हम कुछ राइट पे लिख के आएंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे, क्योंकि फॉर्मेट में मार्क्स मिलते हैं और उन्होंने ऊपर लिखा हुआ होता है कि फॉर्मेट कैरीज मार्क्स। तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि टाइपिंग करना शुरू करोगे आप तो आपका सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से ही होना चाहिए। एक ये इमेज मैंने आपकी बुक से ही लिया हुआ है, पहले इसको देख लें, फिर हम इसके 1 to 10 क्या लिखे हुए हैं वो हम देखते हैं। पेज नंबर क्या है बेटा, अगर जिनके पास बुक्स हैं तो 33। हाँ, तो 1 to 10 चीजें इन्होंने पॉइंट आउट की हुई हैं। आगे जाके मैंने स्लाइड पे मेंशन भी की हुई है अगली स्लाइड पे, लेकिन यहाँ भी हम आपसे बात करते हैं। फर्स्ट आपका कहलाता है हेडर या हेडिंग। उसमें क्या होता है, हेड, अगर मैं कहूँ कि बेटा देखना मेरे सर पे कोई चीज तो नहीं है, तो किधर देखोगे उस वक्त, मेरे सर पे या मेरे हाथ पे या मेरी आंखों में, सर पे देखोगे ना, मीन्स ऊपर। और फुटर क्या होता है, समथिंग दैट इज नीचे। अगर मैं कहूँगी मेरे फुट पे देखो, तो हेडर फुटर ये दो चीजें होती है एमएस ऑफिस के अंदर ना। तो हेडर का मतलब होता है कि आपने एक सर्टेन एरिया डेडिकेट अंदाजे से, और उधर आप कंपनी का लोगो, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का नाम एंड बेसिक कांटेक्ट डिटेल्स डाल रही हैं। पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं तो सवाए लैंडलाइन के और कोई मीन ऑफ कांटेक्ट नहीं होता था। अब तो लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा, फोन, ईमेल, पता नहीं। तो वो डिपेंड करेगा हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि हमने क्या क्या चीजें डालनी है अपने कांटेक्ट डिटेल्स में, और हमारा बिजनेस किससे चलता है। अगर आपका बिजनेस इंस्टा और वो फेसबुक वगैरह से चलता है या लिंक्डइन से चलता है तो जारी पता है वो डालोगे। तो बेसिक डालना जरूरी है, जिसमें लोगो आता है, में कंपनी का नाम आता है, कंपनी का एड्रेस आता है, और कम से कम कोई एक, चाहे वो फोन नंबर हो जाए, लैंडलाइन हो जाए, ईमेल हो जाए, या फेसबुक वगैरह या वेबसाइट है कुछ भी। तो ये चीजें, चार चीजें आपकी बेसिक होती हैं, लोगो, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, और कोई एक कॉन्टेक्ट डिटेल। ये आपके हेडर के अंदर आता है। अब ये हेडर जरूरी नहीं है मिडिल में हो, कुछ लोग लेफ्ट में बनाते हैं, कुछ मिडिल में बनाते हैं, कुछ लोग जो है वो बनाते हैं, और कुछ लोग उसको डिवाइड कर देते हैं इन द सेंस कि लोगो और एड्रेस यहाँ दे दिया है, और फुटर के अंदर जो है ना वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दी है कि फोन करना है, ईमेल करनी है, फेसबुक पे जाना, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना है, तो वो नीचे फुटर के अंदर मेंशन कर देते हैं, तो वो भी ठीक हो जाता है। और कुछ लोग सारा कुछ हेडर के अंदर ही दे देते हैं, लोगो भी, एड्रेस भी, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी। तो दोनों चीजें आर करेक्ट। ये यहाँ तक क्लियर है, हेडर। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे विद मी। नंबर 2 पे आपकी डेट है। अब डेट, या अगर आप यहाँ देख रहे हो MARCH है ना, नजर आ रहा है, MAR नहीं लिखना है। सितंबर लिख रहे हो तो SEP नहीं लिखना है, दिसंबर लिख रहे हो तो DEC नहीं लिखना है, पूरा वर्ड दिसंबर लिखना है। ना ही आप लिख सकते हो आज 30th है ना, 30-12-24, ये भी नहीं लिख सकते हो जो हम नॉर्मल तरीके से लिखते हैं। तो हमने फुल फॉर्म ऑफ द मंथ लिखना है, फुल फॉर्म ऑफ द ईयर लिखना है, डेट डालनी है। इसमें एक ट्विस्ट है जो आपकी बुक में लिखा है, या आप अमेरिकन डेट फॉर्मेट को फॉलो करोगे या आप ब्रिटिश को फॉलो करोगे। ब्रिटिश वाले जो हैं वो आपका मंथ पहले लिखते हैं, डेट बाद में लिखते हैं, जो सॉरी अमेरिकन, और ये जो सामने लिखा हुआ है ये ब्रिटिश का है जो हम भी फॉलो करते हैं कि हम डेट पहले लिखते हैं, मंथ फिर
तो दोनों में से कोई एक आपने फॉलो करना है। और अगर आप अमेरिकन फॉलो कर रहे हो तो आपको फिर मंथ के बाद जो है वो उसके बाद कॉमा, डेट के बाद कॉमा डाला हुआ है आपका, तो वो माइंड में रखना कि पंक्चुअल, अगर एक कॉमा नहीं डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर ब्रिटिश वाले में कॉमा डाल दोगे तो भी फॉर्मेट के मार्क्स कट जाएंगे। मिस पेपर में लोगो मतलब कैसे ऐड करेंगे? तो बेटा वो पेपर में, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था ना कि वट एवर वी आर गोइंग टू डू इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द फाइनल पेपर। तो ये हमारी नॉलेज के लिए कि हमें पता तो हो कि हेडर भी कोई चीज होती है। वो आपने डेट से स्टार्ट करना होगा अपना जो वो करोगे लेटर। एड्रेस आ रहा है। नंबर 3 के ऊपर आपका रेफरेंस नंबर है, ये आपका ऑप्शनल होता है। रेफरेंस नंबर हम जब डालते हैं कि जब हम किसी चीज का रेफरेंस दे रहे हो, हवाला दे रहे हो, ये हर दफा जरूरी नहीं होता। उन्होंने टॉपिक में आपको मेंशन किया हुआ होगा कि ये आपका रेफरेंस नंबर है, और तो आपने डेट के नीचे इस रेफरेंस नंबर को लिखना है। अगर उन्होंने टॉपिक के अंदर रेफरेंस नंबर नहीं दिया हुआ तो हम इस थर्ड वाले स्टेप को स्किप कर देंगे एज फार एज पेपर इज कंसर्न, और एक्चुअल लेटर राइटिंग में भी, क्योंकि कोई रेफरेंस है ही नहीं। एक्सक्यूज मी। नंबर 4 पे अब आ रहा है आपका, अच्छा अब ये जो नंबर 4 का स्टेप है ना, इसका स्टेप का नाम एड्रेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ हमने पता लिखना है, इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, समझते नहीं है इस स्टेप को, और फिर वो इसमें जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फॉलो नहीं करते। तो इस चैप्टर नंबर 4 का नाम एड्रेस है, लेकिन इसमें सिर्फ हमने पता नहीं लिखना जहां हमने खत भेजना है। ये क्लियर है? इसमें क्या क्या चीजें लिखनी है अगर आप खुद से भी पढ़ो, आपने बंदे का या बंदी जिस भी इंसान को आप खत लिख रहे हो उनका नाम लिखोगे, उसके बाद उनकी डेजिग्नेशन मेंशन करोगे, जिस पोजीशन पे वो काम कर, पोजीशन की उर्दू क्या होती है? ओदा, कभी कभी माइंड में नहीं आते वर्ड। जिस ओदे पे या डेजिग्नेशन पे वो काम करें वो मेंशन करोगे, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस ओहदे पर लगे हुए हैं वो कंपनी का नाम मेंशन करोगे। उसके बाद नंबर 4 पर आता है पता, कि वो कंपनी किधर है। क्लियर है? नंबर पे उस इंसान का फुल नेम, ठीक है। नंबर 2 पे उनकी पोजीशन, डेजिग्नेशन। नंबर 3 जिस कंपनी में वो काम करते हैं, और नंबर 4 पर फिर पोस्टल एड्रेस, पता बोलते हैं। ये 4 चीजें मिलाकर स्टेप नंबर 4 बनता है। इसमें से कोई भी चीज अगर हम मिस कर देंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे फॉर्मेट के। ओके, नंबर 5 इज योर सब्जेक्ट लाइन। जहां जहां गैप आप देख रहे हो देना है ना आपने, उधर उधर आपने गैप देना है। लाइन का गैप है, एड्रेस लिखोगे, एक लाइन का गैप दोगे, और उसके बाद आप सब्जेक्ट लाइन लिखोगे। सब्जेक्ट लाइन आपकी बेसिकली रीजन फॉर राइटिंग होता है, किस वजह से मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, या ईमेल में भी यूज होता है, किस वजह से मैं ये ईमेल लिख रहा हूँ, वो मुख्तसरन बयान करते हो आप। जैसे रिक्वेस्ट, अब वो क्यों चाहिए, कितने परसेंट चाहिए, कब से नहीं बढ़ी, कोई डिटेल डालने की जरूरत नहीं, वो सारा कुछ उनको बाद में आप डिटेल दोगे। तो जो सब्जेक्ट लाइन होता है वो फौरन ही रीडर को बता देता है, हिंट दे देता है कि दिस ईमेल और दिस लेटर इज गोइंग टू बी अबाउट दिस। तो वो टॉपिक जो आपका है, जो मेन पर्पस है आपका लिखने का, उस टॉपिक बहुत ब्रीफ करके लिखते हैं। इधर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, जिसमें इन, द, ऑफ, अबाउट, आई, 2 3 4 वर्ड्स भी आप लिख दो तो वो काफी होते हैं इसके अंदर। आपने एक समझो सब्जेक्ट का लाइन बना रहे हो, कोई पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं होती। आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर सैलरी इंक्रीज, नहीं, नॉट नेसेसरी। नेगेटिव में ही जाएगी ये चीज कि पूरा जुमला लिख दिया इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट लाइन थी, सब्जेक्ट का सेंटेंस थोड़ी था। नंबर 6 के ऊपर आपकी ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशंस कहलाती हैं, जिनमें आप मुखातिब करते हो, जिनको आप खत लिख रहे होते हो, जिनको आप एड्रेस कर रहे हो। यानी कि डियर सर है, डियर अम्मी है, डियर अब्बू है, डियर मिस्टर खान है, डियर मिस सादिया है, मिस्टर है, डॉक्टर है, सर है, जो भी है, वो टाइटल लगाने के बाद आप फिर जो हो उन साहब का या साहिबा का नाम लिखते हो। और आप कभी भी डायरेक्टली किसी को भी, इवन अगर अपनी कलीग को भी लिख रहे हो ना,
तो आप मिस्टर का वर्ड साथ में लगाओगे अगर आपका मेल है, और अगर फीमेल है तो आप मिस लगाओगे। मिस्टर के बाद एम आर के बाद डॉट लगाना, के बाद स्पेस दोगे, फिर उन साहब का नाम लिखोगे। अगर एम आर के बाद साहब का नाम लिख दिया, डॉट नहीं लगाया, मार्क्स कट जाएंगे। आई एम सॉरी, लेकिन एक फुल स्टॉप के भी मार्क्स होंगे। अब मिसेज एम आर एस डॉट और फिर जो भी आगे उनका नाम होगा। यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि फॉर्मल के अंदर ना वी डोंट एड्रेस पे हम मिस कर देते हैं ऐसे सिचुएशन में, या एम एस कर देते हैं, वो भी आपकी उसमें बुक में है कि व्हेन यू डोंट वांट टू मेंशन दैट द पर्सन इज मैरिड, या मिसेस या मिस नहीं लिखना चाह रहे हो, या पता नहीं है कि है बंदी मैरिड है कि नहीं है, तो आप एम एस लिख देते। सेफेस्ट एम एस या मिस रहता है, मिसेस से मुखातिब नहीं करते, वो थोड़ा सा इनफॉर्मल वाला सिचुएशन आ जाती है। और रिस्पेक्टेड वगैरह नहीं, सिर्फ डियर, डियर मिस्टर सोहेल, डियर मिस्टर आसिम, डियर मिस सादिया, दैट इज इट। उसके बाद आपका 7th के ऊपर आ रहा है बॉडी सेक्शन। इट शुड बी डिवाइडेड एट लीस्ट इनटू 2 पैराग्राफ्स, कीप दैट इन माइंड। एक पैराग्राफ भरकर नहीं लिखना, एटलीस्ट 2। फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, ये माइंड में भी कर लिख लो, और उसमें भी जा रहा है रिकॉर्डिंग में, और अगर लिखना है तो भी लिख लो। इंट्रो पैराग्राफ के आप अपने सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सा ब्रीफली मेंशन करते हो। उधर आपने 3 से 4 वर्ड्स लिखे होते हैं, और उसी सब्जेक्ट लाइन को आप थोड़ा सा इंट्रो में इलाबोरेट करते हो विदाउट गिविंग एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ। सिर्फ टॉपिक लाइन को थोड़ा सा 1 से 2 जुमलों के अंदर इलाबोरेट करोगे इंट्रो के अंदर, दैट इज इट। सेकेंड पैराग्राफ में एक लाइन छोड़ोगे फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के बाद, सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करोगे, फिर आप डिटेल्स दोगे कि जो ऊपर मैंने इंट्रो में, इंट्रो का मतलब ही क्या, इंट्रोड्यूस कराना, सारी डिटेल्स थोड़ी दे देना कि मेरा नाम ये है, मैं ये है, उसके बाद तो मैं तो कहाँ पैदा हुआ था, तो मैं तो ये खाता हूँ, तो मैं तो वो पीता हूँ, वो तो सारा कुछ सेकंड में आएगा ना, तो वो तो सारा ही उसमें डाल दिया, तो फिर वो इंट्रो में उसमें फर्क क्या रह जाएगा। तो सेकंड बॉडी पैराग्राफ में फिर आप डिटेल्स दोगे, एक्सप्लेनेशंस दोगे कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ, या ये क्यों मांग रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, या मैं आपको क्यों दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट। वो सेकंड पैराग्राफ में सारी एक्सप्लेनेशन, डिटेल्स और रीजनिंग होती है। कभी कभी आपको थर्ड पैराग्राफ बनाने की भी जरूरत पड़ती है, जब आपने कॉल फॉर एक्शन करना हो कि इफ यू वांट द अदर पर्सन टू डू समथिंग आफ्टर रीडिंग योर लेटर। अगर इंस्ट्रक्शन देनी है कि जी सारे जो है ना आपकी सैलरी, जैसे मैं अपने उनको कलीग को लिख रही हूँ कि जी इनको फलाने फलाने बंदों की जो है ना वो सैलरीज आप फलाने महीने से बढ़ा दीजिएगा, या उनकी छुट्टी को अप्रूव कर दीजिएगा। अब मैंने उनको सिर्फ एक रिमाइंडर एंड पे देना है कि जी इस काम को आप एज सुन एज पॉसिबल कर दीजिएगा, तो वो सिर्फ एक सेंटेंस है, वो सेकंड पैराग्राफ डाल देंगे। लेकिन अगर मैंने लंबे चौड़े इंस्ट्रक्शंस किसी को देने हैं, आई वांट दैट पर्सन टू डू 3-4 थिंग्स अबाउट दिस, फिर हम एक थर्ड पैराग्राफ अलग बनाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, सेकंड पैराग्राफ आपका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वाला होता है। फर्स्ट समझ लो इंट्रोडक्टरी स्लैश रीजन फॉर राइटिंग, कि मैं लिख क्यों रहा हूँ, इंट्रो स्लैश रीजन फॉर राइटिंग। सेकेंड हो गया आपका एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ, जिसमें आप डिटेल्स दोगे। थर्ड हो जाता है जिसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट या कॉल फॉर एक्शन, कि अगर आप चाह रहे हो कि आपका पढ़ने वाला किसी किस्म का एक्शन ले डिटेल्ड, और अगर कोई एक इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो आप सेकंड पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में ही उसको बता दोगे कि भाई ये जरा जल्द से जल्द कर देना बस। ये आपका 7th स्टेप है, जिसमें बॉडी सेक्शन आपके आएंगे, एटलीस्ट 2, 3 भी हो सकते हैं। ओके, कमिंग टू पॉइंट नंबर 8, दैट इज योर क्लोजिंग। जितनी भी रीजन होगी, मतलब ये जो बॉडी एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ होगा, इसके हर रीजन के लिए अलग-अलग पैराग्राफ नहीं बनाना। हर रीजन के लिए अगर तो 2 हैं, मेजर 2 हैं आपकी, तो फिर अलग अलग पैराग्राफ बनाओ। और अगर एक है, क्योंकि जैसे टॉपिक लाइन भी आपकी एक ही है ना, तो जब हम यूजुअली जब लेटर लिख रहे होते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है उस लेटर लिखने का, तो वो जब एक ही मकसद को हम लेके चल रहे हैं तो फिर एक ही पैराग्राफ के अंदर उस एक मकसद की डिटेल हम दे देते हैं। तो किसी और पॉइंट पे बात करनी होती है तो वो फिर हम एक नया लेटर लिखते हैं। लेकिन
अगर हमारा टॉपिक सब्जेक्ट जो है या सब्जेक्ट लाइन जिसमें दो बातें हो रही हैं कि फॉर एग्जांपल आप जो हो वो मशीनरी भी मांग रहे हो, उनसे कह रहे हो कि जी हमने इंक्वायरी कर रहे हैं मशीनरी की, एंड साथ में आप उनसे प्राइसिंग भी मांग रहे हो, तो वो दो चीजें हैं। तो ऐसे में फिर आप दो पैराग्राफ्स बनाओगे कि आपके टॉपिक में टाइम में ही यू आर गोइंग टू डिस्कस टू थिंग्स कि एक वी वांट द इंक्वायरी ऑफ द मशीनरी वेदर इट्स अवेलेबल, अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग ऑफ द मशीन। तो दो चीजें होगी। पहले पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी पूछ लो कि ये मॉडल की है, आपके पास मशीनरी है। सेकंड पैराग्राफ में पूछ लो कि जी अगर अवेलेबल है तो उसकी प्राइसिंग क्या है, वो भी हमें जरा बता दीजिएगा। तो वो सब्जेक्ट लाइन में अगर आपने नहीं मेंशन किया हुआ तो फिर आप ना इंट्रो में डाल सकते हो ना ही आप एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ में डाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा, गुड जॉब। अगर एक ही चीज लंबी हो मतलब एक ही टॉपिक को हम ज्यादा नहीं, एक ही को करना फिर भी डिटेल पैराग्राफ एक ही बनेगा। हाँ, और लेटर या ईमेल आपकी बहुत ज्यादा लंबी होती भी नहीं है, क्योंकि वो वन ऑफ द सीज याद नहीं है, कंसाइज। हमने बिजनेस राइटिंग ना ही कंसाइज, चाहे आप दो बातें भी लिख रहे हो तो दोनों पैराग्राफ्स भी आपके मिनिमाइज ही होने चाहिए, ब्रीफ ही होने चाहिए। कहानियां नहीं लिखनी हमने, वो रिपोर्ट राइटिंग में हो जाती हैं। जो लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं उसमें भी दो रिपोर्ट्स होती हैं, जो हम जाएंगे शॉर्ट अलग और लॉन्ग अलग, कि जब हमने कोई डिटेल देनी होती है कोई इंफॉर्मेशन, या हम उस ईमेल या लेटर के साथ एक अलग डॉक्यूमेंट डालते हैं जो कवर लेटर, जिसमें ब्रीफली बता दिया है ईमेल में और लेटर में ये चीज, इसकी डिटेलिंग मैं समझता हूँ कि आप तक पहुंचनी जरूरी है, साथ में एक अलग डॉक्यूमेंट हो। लेटर और ईमेल के अंदर हम सारा कुछ नहीं डालते कि हम दो दो तीन चार पेज का लेटर या ईमेल बना लें इतनी लंबी चौड़ी, वो हम साथ में एक कवर लेटर उनको दे देते हैं कि ये डिटेल इन्फॉर्मेशन साथ में, ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लो। नहीं समझ में आ रहा तो डिटेल साथ में दे दो या दे रही हूँ तो वो आप, क्वेश्चन आपका अच्छा था। अच्छा जी, 8 आपका नंबर जो है वो आपका क्लोजिंग होता है, जिसमें आप योर्स यूजुअली हम लिखते हैं ना, ट्रूली, ओबीडियंटली, सिंसियरली एंड ऑल दैट। तो ये वाला सेक्शन आपका वो होता है कि आप यहाँ रिगार्ड्स लिख सकते हो, बेस्ट रिगार्ड्स लिख सकते हो, योर सिंसियरली लिख सकते हो एंड ऑल दैट। ट्रूली और जो है वो प्रोफेशनल उसमें ऑफिस में नहीं आता। सिंसियरली लिख लो, या जो सबसे यूनिवर्सल आप समझ लो इजी है वो रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड्स हैं। वो आप चाहे अपने जूनियर को लिख रहे हो चाहे आप प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हो, रिगार्ड्स और बेस्ट रिगार्ड्स सबके लिए चलते हैं, वो यूनिवर्सल है, तो वो सेफेस्ट रहते हैं। वरना योर बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। नहीं, ओके। और फिर आपका नंबर 9 के ऊपर जो आ रहा है वो वर्ड आप देख रहे हो, इधर सिग्नेचर लिखा हुआ है, ग्लव्स, और एक शफीक अकरम लिखा हुआ है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये स्टेप 9 में आती हैं। यानी कि आपने जब लिख लिया बेस्ट रिगार्ड या योर सिंसियरली, उसके बाद एक सफिशिएंट अमाउंट छोड़ते हो जगह, उसके बाद आप अपना फुल नेम नीचे लिखते हो, और जो जगह छोड़ी होती है ऊपर जाके आप अपना साइन करो एक्चुअल वाले लेटर के अंदर। लेकिन अब जब पेपर की बात अगर हम करें तो वहां आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड है, उधर कोई डिजिटल पेन तो वो देंगे नहीं कि आप साइन करो, तो वहां आपने ये लव्स सिग्नेचर लिखना है। अगर नहीं तो मार्क्स कटेंगे, वो कहेंगे जगह छोड़ दिए, क्यों छोड़ी है, गलती से छोड़ दिया है या बच्चे को पता था कि यहाँ साइन करना है। तो ये लव सिग्नेचर लिखना है, और बुक के अंदर जितने भी आप लेटर के सैंपल्स देखोगे सब में ये वर्ड सिग्नेचर लिखा हुआ होगा। वो बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि जो जगह छोड़ी है ये सिग्नेचर के लिए छोड़ी है, वहां आप अपना साइन नहीं कर सकते हो। तो लव सिग्नेचर, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे को पता था कि मैंने अपने नाम के ऊपर सिग्नेचर करना। ये भी एक चीज है, नाम के नीचे नहीं करते हैं, नाम के ऊपर सिग्नेचर करते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है 1 से 10 तक का, हम इसको चेंज नहीं कर सकते कि 2 को 1 पे ले आए, 1 को 3 पे ले आए। देयर इज अ रीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल रहा है, ठीक है। तो 9 में भी सबसे ऊपर क्या लिखा है, सिग्नेचर, फुल नेम है ना नीचे, वरना तो वो वाइस वर्सा कर देते। तो साइन मिडिल में, और उसके बाद आपका नीचे फुल नेम आएगा फॉर्मल लेटर राइटिंग में। अभी हम सिर्फ फॉर्मल लेटर राइटिंग की बात कर रहे हैं। ओके, अब 10th स्टेप पर आते हैं जो कि लास्ट है। इसके अलावा भी 2 3 4 स्टेप्स और होते हैं, नहीं है। जब आर्टिकलशिप करोगे अगर जरूरत हुई तो वो आप लोगों को उधर खुद ही समझा देंगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू विद दोस, ठीक है। तो 10 यहाँ लिमिटेड नहीं है, कहने का मकसद ये, कल को आप कहोगे अच्छा ये तो इसने बताया ही नहीं था, ऐसे आगे नीचे भी कुछ चीजें होती हैं। अच्छा जी, 10th इज एनक्लोजर। अभी जब आप लोगों ने इधर एडमिशन ली थी, फॉर्म कोई सबमिट करा,
कुछ बच्चों ने कराया होता है, कुछ ने नहीं कराया होता। तो फॉर्म के साथ कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल में दिए थे, आईडी कार्ड किसी का मांगा होगा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मांगे होंगे। तो मेन डॉक्यूमेंट क्या था आपका जिससे आपको एडमिशन मिली होगी? आपका फॉर्म। फॉर्म में आपने चीजें फिलअप की, वो जो आप में एक टर्म बोलते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को फलाने आईडी कार्ड की कॉपी साथ में लगा देना, ये सुना है ना, उर्दू में बोलते हैं। तो वो जो लगा देना वाला चीज है वो एनक्लोजर है, कि आपका एक मेन डॉक्यूमेंट है, उसके साथ आप कुछ अदर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स को साथ में एनक्लोज कर रहे हो। जैसे कि मैं एग्जांपल बच्चों को देती हूँ कि बिल अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने एरियर्स लगा दिए, पिछले महीने का भी लगा दिया है, इस महीने का भी बिल में लगा दिया, तो अब जब हम उनको एप्लीकेशन भेजेंगे वापडा वालों को, हम कहेंगे कि पिछले महीने का बिल हमने दे दिया था, ये उसका जो है वो साथ में मैं कॉपी दे रहा हूँ आपको, ये मेरा इस महीने का है, आपने डबलिंग कर दी थी। तो जो पिछले महीने का और इस महीने के बिल की कॉपी मैं दे रही हूँ वो मेरे एनक्लोजर्स होंगे, मेरा वो कंप्लेन लेटर है। तो कॉपीज आप साथ में देते हो, तो एनक्लोजर का मतलब होता है यू आर एनक्लोजिंग समथिंग विद दिस मेन डॉक्यूमेंट, साथ में दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब टॉपिक आपके पास ऐसा आए, जैसे अभी मैंने टॉपिक आप लोग के साथ शेयर किया वो वापडा वालों का, तो हमने एनक्लोजर लगाना है, वरना ये भी ऑप्शनल है, इसके ऊपर डाल दो या ब्रैकेट में ऑप्शनल लिख दो। अगर आपके एग्जाम में या यहाँ जो मैं आप लोग के साथ टॉपिक शेयर करूंगी उसमें मेंशन हो कि फलाने बंदे को आपने जो है वो लेटर या ईमेल लिखनी है, उसमें साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ में भी देने हैं, तो फिर एनक्लोजर आएगा। वरना अगर टॉपिक में कोई चीज मेंशन नहीं है तो फिर यू आर नॉट गोइंग टू एंटर दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या एनक्लोजर। ठीक है। इसमें आप 1 2 3 4 जितने भी हैं वो आप डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि 2 तक लिमिटेड हो। यहाँ तो सिर्फ उन्होंने एग्जाम्पल के लिए 2 चीजें लिख दी हैं। जैसे आप आईडी कार्ड की कॉपी डाल रहे हो, इंटरमीडिएट की डाल रहे हो, मैट्रिक की डाल रहे हो, अब्बू का डाल रहे हो, जो 18 साल से कम बच्चे होते हैं अब्बू का आईडी कार्ड भी डाल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में, नॉट लिमिटेड टू 2 ओनली। कभी एक भी हो सकता है, जरूरत नहीं है तो नहीं भी होएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा क्लियर है? जी करेक्ट है, लेकिन 30 के बाद जो आपने कॉमा डाला है उस कॉमा और 2024 के बीच में स्पेस आएगी बेटा। हर पंक्चुएशन मार्क के बाद स्पेस देते हैं। अब ये जो आपका कॉलन है वो आपका लेफ्ट साइड पे टी के पास होना चाहिए, इसके भी मार्क्स करते हैं, सॉरी बट करते हैं। ओके, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन जो अभी सामने इमेज है? हाँ जी, ये उनका वो है, मेरे ख्याल से टाइटल है शायद, नहीं ये तो एग्जाम्पल है सिर्फ। या उनके सरनेम का शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है, टाइटल तो शुरू में दिए जाते हैं वैसे, जैसे प्रोफेसर या डॉक्टर या वो मिस्टर वगैरह अगर आपने लिखना हो तो। ये जो भी सारी बातें हमने की हैं वो इस स्लाइड में मेंशन है, ये फिर आप लोग खुद ही देखना। एड्रेस ना दे, मतलब ये ना कहे कि आपका एड्रेस ऊपर मेंशन ना करें, फिर हमने क्या किया? बहुत अच्छा सवाल है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिंपल सा, जैसे मैंने आप लोग को एड्रेस तो नहीं दिया था, if I'm not wrong, लेटर में ना नहीं दिया था, आप लोग ने सबने खुद ही बनाया था, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे में आपने फेक एड्रेस बनाना है अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ तो। और मैंने कुछ बच्चों का मार्क भी किया था कि एग्जामिनेशन हॉल XYZ वो नहीं लिखना, तो वो बनाओगे फेक एड्रेस वो भी हम देखेंगे, लेकिन फेक एड्रेस में प्लीज एग्जामिनेशन हॉल और XYZ और ABCD तो बिल्कुल भी नहीं लिखना। फेक एड्रेस बनाना है लेकिन लगे वो असल। ठीक है, एक किस तरह लिखेंगे वो हम जब उस वक्त लेटर राइटिंग कल से स्टार्ट करेंगे तो वो फिर देखेंगे, हो बेशक फेक ही, वो इत्तेफाकन किसी के घर का पता निकला है वो एक अलग बात है, लेकिन हम तो अपनी नीयत से जो है ना वो बाय चांस जो एग्जामिनर है वही मिस्टर सोहेल निकल आए और हमने लेटर भी मिस्टर सोहेल को लिखा हो तो वो तो एक अलग बात होती है, लेकिन देखने में वो एक रियल और एक्चुअल एड्रेस लगना चाहिए, नॉट एग्जाम ABC। अच्छा, 7th नंबर पे ये देख रहे हो, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। आपका जो बॉडी मैटर है वो प्लीज 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 पैराग्राफिंग में होना चाहिए। इफ फॉर दैट मैटर कोई भी पीस ऑफ राइटिंग आपकी
शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। कभी भी हम पूरा पेज नहीं भरते, एक पैराग्राफ एक आइडिया लेकर चलता है सिर्फ। कभी भी एक पैराग्राफ के अंदर हम दो मेन आइडियाज को नहीं लेकर चलते। एक मेन आइडिया, उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। जब कोई एक और मेन आइडिया पे बात करनी छोड़ के एक नया बॉडी पैराग्राफ बनाए। चलो अब हमारा अलार्म बज गया तो हम आज के लिए छुट्टी करते हैं, करके लिए फिर हम कल बात करें। Once we are done with the chapter number 2, फिर we will start। एक बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज है। मैम अगर एनक्लोजर के लिए पॉइंट्स ना हो लेटर के टॉपिक रिलेटेड तो सिर्फ एनक्लोजर की हेडिंग देनी होगी पेपर में, या हेडिंग भी ऑप्शनल नहीं देंगे? हेडिंग भी नहीं देंगे? हेडिंग भी नहीं दोगे बच्चा? जब टॉपिक में मेंशन ही नहीं है कि आपने एनक्लोज करना है कोई डॉक्यूमेंट, साथ में किसी की करनी है, आईडी कार्ड की कॉपी करनी है, पिछली रिपोर्ट साथ में लगा दीजिएगा, कोई भी चीज मेंशन नहीं है, तो फिर ना ही हम वो चीज मेंशन करेंगे और ना ही वर्ड एनक्लोजर लिखेंगे। एनक्लोजर का वर्ड तो तभी आएगा जब हमने लिटरली साथ में कोई चीजें मेंशन करनी होगी। ओके हादिया, क्लियर? गुड। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं कल सेम टाइम। इस वीक के लिए मेरे ख्याल से हमारा ये टाइम चेंज हुआ है फॉर 1 वीक। नेक्स्ट में हर से वीक में फिर इट्स गोइंग टू रिवर्ट बैक। अच्छा, बिफोर गोइंग आप लोग के साथ मैंने चैप्टर नंबर फाइल शेयर की है जिसमें चैप्टर नंबर 1 2 3 लिखा है। उस फाइल का नाम ही है चैप्टर 1 2 3। तो वो फाइल कंसिस्ट ऑफ चैप्टर 1 2 एंड 3। जब हम 4 पे पहुंचेंगे, जो वोकैबुलरी है, तो उसकी फाइल में अलग शेयर करूंगी। तो अब रोज रोज का लेक्चर आप लोगों को नहीं मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 तक जब तक हम हैं तो वो हमारे पास एक ही पीपीटी